अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, कल कुछ लम्हों के लिए लोग परेशान हुए थे, भला क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था। नेट तो चल रहा था लेकिन इंस्टाग्राम डाउन हुआ था। इंस्टाग्राम डाउन हुआ। मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं अपने इंटरनेट पे शक क्यों करती रहती हूँ? मुझे क्यों लगता है कि मेरे नेटवर्क का 3G खराब होगा। अच्छा, मैं भी शक ही करता कि मुझे 3-4 मैसेज ना आ जाते कि भाई आपका इंस्टाग्राम चल रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरा भी नहीं चल रहा। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंस्टाग्राम इज नॉट वर्किंग। ओके, मुझे नहीं पता था। अच्छा, वैसे हम लोग ना इतने आदी हो चुके हैं सोशल मीडिया ऐप्स के। इंस्टा ना चले, फेसबुक ना चले, जो कि आपकी फेवरेट बुक है जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर अगर ट्विटर भी इवन ना चल रहा हो तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। टिकटॉक के तो हम बहुत ही आदी हो गए हैं। वैसे मेरी फेवरेट किताब तो आंखें हैं। नहीं, आप आंखें नहीं पढ़ते, मुझे पता है। आप फेसबुक पढ़ते हैं और वो आंखों के सामने रख के आप सो जाते होंगे। नहीं, वैसे मुझे आंखें पढ़नी आती हैं। कैसे? ये तो मैं आंखें पढ़ क्या मेरी आंखें ये कह रही है कि आज इंस्टाग्राम बंद नहीं होगा? ये कह रही है कम वक्त आगे बढ़। So let's move forward। ठीक है, चले जी। अच्छी खबर भी बता दें। अच्छी खबर है ना आज प्रोग्राम में। सबसे पहले खबर ही बहुत अच्छी है, वो है जनाब कि बदला तो नहीं मैं ऐसे कहूंगा, लेकिन ये कि जो पहला मैच हम हारे तो दूसरे में हमने ना जवाब दिया। हिसाब बराबर, हिसाब फिलहाल तक के लिए बराबर है। अभी आगे मैचेस बाकी हैं। सो 7 T20 मैचेस की सीरीज है। ग्रीन स्टार्स ने इंग्लिश टीम को धो डाला है एक्चुअली। कैसे धोया? कप्तान बाबर आजम, नहीं ब्रांडिंग ना करें आप। कप्तान बाबर आजम ने और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने धुआंधार बैटिंग की और इसकी बदौलत पाकिस्तान ने 10 विकेटों से 200 रन का पहाड़ जैसा हदफ हासिल कर लिया जनाब। इतना बड़ा हदफ इतने इजीली हासिल बाबर आजम थे ना? हाँ, बाबर आजम इज इन टॉप रैंकिंग। तो नाकाबिले शिकस्त जनाब उनके 110। आखिरी ओवर में 200 रन का बड़ा हदफ हासिल करके 10 विकेटों से मैच जीता है जनाब पाकिस्तान ने। वंडरफुल, बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं आइंदा मैचेस में भी हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वैसे 200 रन मुझे लग रहा था कि बड़ा स्कोर है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ऐसे फटाफट चेज किया है। वंडरफुल। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी हमारा टॉप ऑर्डर इसी तरह से बेहतरीन विकेट पे विकेट गिराएगा। विकेट पे विकेट गिराए और सेंचुरी की है बाबर आजम ने। अपनी नहीं गिरानी, विकेट दूसरों की गिरानी है। ये जरा और आपको पता है एक और यूनिक चीज इस मैच में क्या थी कि उन्होंने जो सेंचुरी की T20 क्रिकेट में। दूसरी बात करनी है भाई, फुप्पो बदनाम होती है, वो बहुत अच्छी फुप्पो और मेरी जो भतीजी है, आई एम वेरी क्लोज टू हर। ये तो वो बताएगी ना बाद में। नहीं, उससे पूछेंगे किसी दिन, उसको बुलाएंगे। छोटी सी है बट फुप्पो अच्छी होती है। शोर आपकी फुप्पो, मेरी तो बहुत अच्छी है। मेरी तो फुप्पो ही नहीं थी ना, तो मैंने तो वो फुप्पो वाली मोहब्बत देखी नहीं है, लेकिन फुप्पो बड़ी अच्छी होती है। इसमें वो जनरल बना हुआ ना कि जनरली फुप्पो को वो कर दिया गया एट्रीब्यूट के ये जनरली पूरे खानदान में जो है ना बात इधर से उधर पहुंच जाती है। देखिए, एक किसी का अगर बैड एक्सपीरियंस हो उसको सब पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। फुप्पो अपने कभी खाला भी खबरें पहुंचा देती है। खाला भी कभी फुप्पो वाला रोल प्ले कर देती है जो हमने फुप्पो से मंसूब किया हुआ है। मतलब सास को आप बुरा बना देते हैं, आप फुप्पो को बुरा बना देते हैं। मसला औरत जात में है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो। और वो कहते हैं ना वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, तो ये रंग। अच्छा, रंग। और ये रंग अगर ना हो तो फिर जिंदगी भंग हो सकती है। इसलिए इन रंगों को इसी तरह खूबसूरत और खिलखिलाता हुआ रहने दें और इनकी खूबसूरती को पहचानें। भंग से याद है, भंग के पकौड़े खाए कभी? नहीं, मैंने नहीं खाए। मुझे लगता है आपने। मैंने भी नहीं खाया, सुना बहुत। चले, मेरा ख्याल है बढ़ते आगे, बहुत शरारती हम हो चुके हैं। एनीवेज जी, इससे पहले मैंने बात क्रिकेट की थी और क्रिकेट से मुतालिक एक खबर और हमारे पास है कि जिन लोगों ने भी टिकट्स बुक कराए हैं मैचेस के, उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है कि एक अहम पैगाम जारी कर दिया गया पीसीबी की तरफ से और कहा गया कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले T20 मैचेस के टिकट हासिल करने वाले तमाम शायकीन से रिक्वेस्ट की जा रही है कि 24 सितंबर तक प्रिंट शुदा टिकट हासिल कर लें। तो फैंस 24 सितंबर तक दोपहर 12 से रात 8 बजे तक किसी भी वक्त जाएं, कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचें, टिकट दिखाएं और फिजिकल टिकट हासिल कर लें। शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए आपके पास और स्टेडियम में मैचेस देखने के लिए प्रिंट शुदा टिकट लाजमी करार दिया गया। तो टिकट नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे इसमें थोड़ी सी मैं ज़रूर बात करूंगा कि वाई वी नीड अ फिजिकल टिकट। आप जब टिकट है तो आप दिखाएं। पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि टिकट का रुझान है, तो हम क्यों फिजिकल टिकट की तरफ दोबारा जा रहे हैं? क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन होती है ना, ऐसे टिकट दिखाते हैं लहरा के। टिकट का लम्स टिकट का लम्स महसूस करते हैं, जैसे किताब का लम्स महसूस करते हैं। और ये हिद्दत की बात हो रही है। तो अच्छा बात सुने, आप मेरे शुएब इतने वीज़े लगवाते हैं, तो लेट्स गो टू न्यूयॉर्क। आज मैं आपका वीज़ा लगवाती हूँ न्यूयॉर्क का। मैं 1 मिनट निकालूं पासपोर्ट? नहीं, पासपोर्ट के बगैर आप देखें मैं कैसे 1 सेकंड में न्यूयॉर्क पहुंच रही हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त न्यूयॉर्क में है और आज रात को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज
शरीफ का खिताब भी होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात होगी, वहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस है ना, तो वहाँ पे टाइम डिफरेंट होगा। यहाँ 6 बजे स्टार्ट होंगे, 6 बजे सेशन स्टार्ट होगा और वज़ीर आज़म का जो नंबर 11वां या 12वां नंबर है आई गेस, तो वो खिताब मेरा ख्याल है हमारे वक्त के मुताबिक कोई 10 से ऑनवर्ड किसी टाइम भी आ सकता है, या उससे पहले भी एक्सपेक्टेड भी जब भी आएगा पीटीवी की स्क्रीन पे आप सलमा को ही देखेंगे। देखिए मैं बहुत कमिटेड हूँ, मैं पीटीवी के साथ रहती हूँ सुबह से लेकर रात तक। कोई बंदा मिस ना हो जाए जिसने सलमा को नहीं देखा पीटीवी की स्क्रीन पे, तो मेरा और आपका साथ खिताब तक तो रहेगा एटलीस्ट। तो जनाब ये जो खिताब है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है शुएब, कुछ सीरियस बात भी हो जाए कि इस खिताब में जो बातें होने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज की बात हो, मसला कश्मीर की बात हो, इसके अलावा जो पाकिस्तान में हालिया सैलाब है उसकी बात, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा साथ ही साथ क्योंकि हम हमारे खारजा ताल्लुकात पे ये वाला जो इजलास है और इसके साथ साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, तो वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कल अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक एक कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जितना अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है दुनिया में आपको कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। और जब भारत की बात करते हैं, भारत जो कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, भारत में जब हम देखते हैं तो ना सिर्फ सिखों पे जुल्म किया जाता है, ईसाइयों पे, मुसलमानों पे, बल्कि कोई भी महफूज नहीं है। ठीक, इस वक्त यूएन जनरल असम्बली की बात करें, लेकिन बराह रास्त आपको इस वक्त हम लेकर जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। 2022 आ गया, 4 साल हो गए इस केस को चलते हुए, 4 मौजूद जज साहिबान तब्दील हो चुके हैं और जब कोई पूरा केस सुन लेता है तो फिर वो केस आगे चला जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ है। बहरहाल जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई कई साल के लिए सज़ा काट रहा है। इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ऐसा ही है और यही वजह है कि पाकिस्तान इंसाफ में नीचे से निचली सतह पर है और नीचे वाले चंद ममालिक में शामिल है। बहरहाल इसे हम भुगतेंगे जब तक भुगतेंगे। सर आप तो ट्रांसजेंडर जो आपने एक्ट की बात की है उस पर कल लॉ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। जहाँ तक मुझे इल्म है वो ये है कि इस बात का तयन करना, पहली बात क्या किसी को यह हासिल नहीं है कि वो तयन करे। मैं क्या हूँ, मैं अपना तयन मैं करूँगा या कोई और करेगा, मैं ये मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल चूँकि एक एतराज़ उठाया गया है तो उसका हल यही है कि मेडिकल बोर्ड नोटिफाई हो और वहाँ जाके वो जो ख्वाजा सराह हैं वो अपनी तयन करवा सकें, अपनी जो भी उनका बारे में लिखा जाएगा। लेकिन शनाख्ती कार्ड तो बनना चाहिए ना, आप किसी को बेशनाख्त तो नहीं रख सकते। अब इसको ज़बरदस्ती जोड़ देना कि जी इससे कोई खुदा न खास्ता हम जिन्स परस्ती फ़रोग पाएगी पाकिस्तान में, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल अगर एतराज़ किया गया तो उसका रिजॉल्व यही है, यही एतराज़ किया गया ना कि आप ख्वाजा सराह जो हैं उनको ये राइट ना दें कि वो अपने आप को ख़ुद से डिटर्मिन करें, यही कहा गया ना। तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो बिल आया है इसमें तमाम तो पार्लियामेंट में पार्टीज शामिल रही हैं, तो किसी की भी बदनीयत ही थोड़ा शामिल थी इसके अंदर। लेकिन इस मुल्क में अब 18 में ये बना है, पास हुआ है, 4 साल बाद किसी को अचानक याद आ गया है। यकीनन इस पर एक सेनेटर साहब हैं, बड़े ऑनरेबल हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, उनका एतराज़ रहा है, वो उनका फंडामेंटल राइट है, बार उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। पार्लियामेंट का मकसद ही है कि वहाँ पे मुबासा हो, सब बात करें और वे आउट निकल आए। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अगर मेडिकल बोर्ड वाली बात हो जाती है जो कल लॉ मिनिस्टर साहब ने कही है तो ये जो एतराज़ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि मेहरबानी करके किसी को महरूम नहीं करें और लोगों का तमाशा मजाक नहीं बनाएं। इसका हक किसी को नहीं है, ना मर्दों को, ना ख़वातीन को, ना किसी और को। मजाक नहीं बनना चाहिए। हमारे तो गली कुछ में मजाक बना होता है, नहीं होता बना हुआ मजाक, उस पर शर्म नहीं आती हमें बतौर कौम के कि ये हम क्या झक मारते हैं। अगर कोई किसी चीज़ से महरूम पैदा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बेइज्जती की जाए, उसकी तजलील की जाए, इसकी बिल्कुल हम हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक एतराज़ आया तो उसका वैलिड जवाब यही है और उसका सलूशन यही है कि मेडिकल बोर्ड आप बना दें। हालांकि इस पर भी बात हो सकती है कि क्या ये एक इंसानी जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको कोई कह सकता है कि आप तयन करवाएं। मुझे कोई कहेगा तो मैं कैसा लगेगा, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा।
लेकिन चूंकि अब एक एतराज़ किया गया और एक हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बात होती नहीं और उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कह दिया गया था जी कि ये जो ओथ का खाना इसमें तो तब्दीली कर दी गई है, तब्दीली नहीं की गई थी, मगर बाहर वो एक थी, वो पुराना जो था अपना वो उसकी जो इबारत थी उसको बहाल कर दिया गया। नई इबारत भी उसका भी वही मफहूम था, लेकिन क्योंकि यहाँ बात होती है, बात हो जाती है, तो फिर आपने अपने माशरे में अमन रखना है, आपने कोई फसाद तो फैलाना नहीं है। इसलिए उसका हल कल लॉ मिनिस्टर ने और कायरा साहब ने मेरे ख्याल में तजवीज़ कर दिया है। भाई तब्दील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता होगा। अच्छा भाई साहब, डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? मुफ्तदा सवाल है, मैं इकॉनमी का तालिब इल्म नहीं जाएगा। मुझसे आप रेलवे की बात करें तो मैं आपको बता सकता हूँ, एविएशन पे, PIA पे बात करें, सियासत पे बता सकता हूँ। जो भी कोई ओपोजिशन होता है उसका एक नारा होता है, ये पता नहीं शायद गोल्डन वर्ड में शामिल है कि जी इलेक्शन नहीं कराया जाए, इलेक्शन नहीं कराया, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसको भूल जाता है और जो अपोजिशन में चल रहा है वो ये नारा लगाना शुरू करता है। तो ये नारे चलते रहेंगे, ये लोगों को बहलाने के लिए। देखिए बात यह है कि नारा लगाना जुर्म नहीं है, नारा लगाना सबका हक है, मुतालबा करना भी हक है, लेकिन मुतालबे को और नारे को आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं। कोई शर्म कोई हया है इमरान खान को? कोई शर्म हया खान साहब के करीब से भी गुजरी है? मेरा ख्याल है करीब से भी नहीं गुजरी। यानी ये रवायत रही है पाकिस्तान में कि कोई कौमी सानिया हुआ तो तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देती थी, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट एक्टिविटी नहीं होती थी। यहाँ इतना बड़ा एक तूफान आ गया है, आप उसे अज़ाब कह सकते हैं हमारे बदअमालियों का, कि 1/3 पाकिस्तान डूब गया पानी में, अभी तक पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, निकलने का रास्ता नहीं है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़क पे आ गए हैं, मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जो अहले दिल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अहले खैर। एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं, टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूंकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। जो पूछते हैं उनको कहते हैं जी ये तो विक्टिमाइज हो रहा है। और ये जो हम इन अदालतों के बाहर खड़े हैं 4-4 साल से, ये क्या है? जो कल हसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, तो कुछ शक रह गया बाकी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई गई थी नैब के जरिए? बहरहाल अब सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वो फिर जब आएंगे तो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। यार ये सच्ची बात है, नहीं पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है आपकी तरह। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को तो किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में, ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर चूंकि लंबी ज़बान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है और सब उससे डरते हैं, एक मैसेज और एक सबक सिखा दिया गया है, और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं है, इस वजारत का तो पता नहीं है आज है कल है, थी नहीं थी, तो बात तो सही कहनी चाहिए कि जो बदज़बान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुंह फट होगा और जो बदतमीज़ होगा उससे डरो और उससे बचो, और जो बदतमीज़ी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल दो। ये इस मुल्क में चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? काफ़ी है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे पहले हम बात UN जनरल असम्बली के इजलास ही कर रहे थे। और जिस तरह आज रात यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खिताब करेंगे, और इससे पहले जो खिताब हो चुके उनका हमने कल भी जिक्र भी किया था। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारी है, जो सैलाब के तनाजुर में फौरी कार्रवाई की ज़रूरत को उन्होंने उजागर किया, इस पर उन्होंने कहा शुक्रिया।
और वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार को उजागर करने और पूरी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाने पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क तारीखी सैलाब की तबाहकारियों का इस वक्त सामना कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि फंसे हुए लोग, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, इनकी मदद के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और शेब एक और ट्वीट भी वज़ीर-ए-आज़म ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दूसरे दिन बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम के साथ उनकी बातचीत में सैलाब के बाद की तामीर नौ से मुतालिक मुल्क के जो मौजूदा प्रोग्राम्स हैं उनको मुल्की वसाइल में रहते हुए उनको मुकम्मल करने पर, उनको आगे बढ़ाने पर तवज्जो दी गई है। मलेशिया, जापान, बेल्जियम समेत आलमी रहनुमाओं के साथ जो मुलाकातें हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म कि उसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ, सैलाब की बहाली पर, सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ है। और ये सारी बातें, मुलाकातें इसलिए अहम है क्योंकि हमें एक नए और जामे लाहे अमल की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। हमने हर चीज़ को नए सिरे से बनाना है, दोबारा से इस मुल्क को उठाना है। वो तमाम चीज़ें जो तबाह हो गई, जो पानी में बह गई, उनको दोबारा से असर नौ तामीर करना है। तो उसके लिए हमें बहुत से ममालिक के साथ कोऑपरेशन भी दरकार होगी। हम मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। और तस्वीरी नुमाइश का हमने पहले भी 2 दिन जिक्र किया, आज और कल वज़ीर साहब ने उसका विजिट भी किया है, उस तस्वीरी नुमाइश की बड़ी अहम ये बात। अच्छा, जो हम इतनी बात करते हैं ना फ्लड्स की और जो हालात यहाँ पर हैं, और जब हम गुफ्तगू करते हैं कि अच्छा गरीब का घर भी ना रहा, माल मवेशी भी ना रहे, फसलें भी तबाह हो गई, तो आप बीती तो हम सुनते आए ना, आप बीती ये हमारी सीरीज़ है जो कि PTV होम, हम वो रोज़ शेयर भी करते हैं। तो आज भी हमारे पास कुछ ऐसी ही कहानी है और आज हम आपको लेकर जाएंगे सिंध में। और सिंध में हम जब लेकर जाएंगे तो खजूर वहाँ की बड़ी मशहूर है। हालिया बारिशों ने और सैलाब ने सिंध में जहाँ हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह की, वहीं पर खजूर के बागात को शदीद नुकसान पहुँचाया। खजूर का तैयार फल गैर मामूली बारिशों की नज़र हुआ है। सैलाब के बाद क्या है इस वक्त वहाँ की सूरत हाल, क्या है बागबान की कहानी, आपको सुनाते हैं। दरिया जे पछाड़ जा मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, मैं ज़िला खैरपुर से हूँ और ये इलाका जो है ये देव पनवाड़ी शादी शहीद में आती है। ये हमारे खजी के फसल जो होते हैं ये बहुत नाजुक फसल होता है। ये खजी का दरख्त जो है हम तकरीबन पौधा जब लगाते हैं 4 साल लग जाते हैं बड़े होने में। 4 साल के बाद ये फसल देता है हमें। 8 महीने में हम जो ना खजी बिल्कुल उतार देते हैं, मज़दूरों को फारिग कर देते हैं 8 महीने में। ये 7 महीने में काम शुरू होता है। अभी जो ना जब से ये खजूर का फसल तैयार हुआ है उससे पहले बरसात शुरू हुई है। बरसात चलती रही है, पूरा 2 महीना हो गया है। बरसात में कोई हमने खजी नहीं उठाई, कोई हमने खारिक नहीं उठाई। तकरीबन एक बंदे का जो ना लाखों का नुकसान हुआ है। अपने बागात हमारे पास नहीं है कोई। ये सारे जो भी लोग हैं, कोई 200 खजी उठाता है, कोई 500 खजी उठाता है, कोई 400 खजी उठाता है। मज़दूर आते हैं मुख्तलिफ शहरों से काम करने के लिए। तकरीबन कोई 15,000 16,000 तनख्वाह होती है उनकी, एक मज़दूर की बंदे की। ये जो ना मज़दूर उतारते हैं ऊपर से, हम उसको चाड़ा बोलते हैं, खजी का चाड़ा। फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने में तकरीबन मेरे ख्याल में 8 दिन लग जाते हैं। पहले भी बारिशें होती थी मगर इतनी नहीं होती थी, ज़्यादा होती थी। फसलों में 2 दिन चली बरसात, 3 दिन बरसात चली, फिर ख़त्म हो गई, फिर काम चल जाता था, फिर उनको रेट भी अच्छा होता था। मगर अभी जो बारिशें हुई हैं ये बहुत ज़्यादा हुई हैं। हम तो पैदा जब से हुए हैं तब से ऐसी बारिश कभी नहीं देखी जैसी अभी हुई है, और ऐसी तबाही भी कभी नहीं देखी। एक तो हमारा फसल चला गया और हम ऐसे बिल्कुल कंगाल हो गए फसल की वजह से, और दूसरा जो है ना हमारे घर गिर गए बरसात की वजह से। बिल्कुल अभी जो है ना हम बिल्कुल खाली हो गए बिल्कुल।
वालों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी मदद करेंगे कि हम अगले साल फिर ये खजी का फसल आपको खिलाएंगे। इंशाल्लाह हम इधर आबाद होंगे। ये हमारे फसल जो है ना, हम छोड़ेंगे नहीं कभी काम। ये इस ज़मीन से हमारी मोहब्बत है। हसन हयात की ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। कल हमने इसी सीरीज़ की एक और डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, आप बीती में ही एक आप बीती थी। एक खातून ने अपना अहवाल बताया किस तरह से उनका घर बार बह गया, और आज हम देख रहे थे खजूर के बागात के, जैसे आप कह रहे थे कि वो किस तरह से उजड़ गए। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं, और एक और अच्छी चीज़ जो क्या वाकई वीज़े लगेंगे, अब वाकई वीज़े लगेंगे, क्योंकि स्किलफुल प्रोग्राम है सऊदी अरब का वेरिफिकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत मज़ीद पाकिस्तानियों की खिदमात हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। यानी मज़ीद पाकिस्तानी जो हुनरमंद पाकिस्तानी, क्योंकि कल हम नेशनल स्किल एजुकेशन प्रोग्राम्स पे बात कर रहे थे, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे भी हमने डिस्कस किया था कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है। तो जनाब स्किलफुल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत मज़ीद पाकिस्तानी अब सऊदी अरब जाएंगे। 25 लाख से ज़ायद हुनरमंद पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में मुकीम हैं। तो इंसानी वसाइल को मज़ीद वसअत देने के लिए बरादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान में स्किलफुल वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। ये पूरे पाकिस्तान में 1 दर्जन के करीब इम्तहानी मराकज़ खोलने पर मुश्तमिल होगा ये प्रोग्राम, जिसमें ज़ाहिर कुछ टेस्ट लिया जाएगा, कुछ रिटन टेस्ट भी होंगे, और सऊदी अरब में काम के लिए जो है वो उन तमाम लोगों को तैयार किया जा सकेगा जो कि सऊदी अरब जाना चाहते हैं। उनके लिए वीज़े का हुसूल भी आसान हो जाएगा इस प्रोग्राम के तहत जब वो जाएंगे। बिल्कुल। और सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान, इनसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, और इस वक्त जो हालात हैं उस पर तबादला ख्याल भी हुआ है, और जिस तरह से सऊदी अरब हमारी मदद कर रहा है, जो सपोर्ट वो एक्सटेंड कर रहा है, उस पर शुक्रिया भी अदा किया, अगर कैसे हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं इस पर बात भी हुई है। ये तो हमने बात पाकिस्तान और सऊदी अरब की है। एक और खबर हमारे पास है, वो गूगल से रिलेटेड है। पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर करियर सर्टिफिकेशन का आगाज़ गूगल किया है। इसकी डिटेल्स हमारे पास ये हैं कि पाकिस्तान में जो सलाहियत साजी और तरबियत की सबसे बड़ी तंजीम है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, और एक सरकारी गैर मुनाफा बख्श कंपनी जो डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, उन्होंने इस प्रोग्राम की हिमायत की, और इस प्रोजेक्ट की मदद से मुलाजमत की जो मुतलाशी अफराद हैं जो कि मुलाजमत करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, और बिलखुसूस ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या वो इलाके जहाँ पर वाकई इशूज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर 6 माह में काबिल कदर महारतें हासिल करने के लिए वो काबिल हो जाएंगे जो इस प्रोग्राम से मुंसलिक होंगे। तो ये जो इश्तराक है, जो कोलैबोरेशंस है, बड़ी अहम है, लोगों को स्किल देने के हवाले से भी, और फिर उनको मुलाजमत मिल जाए, इसकी पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। स्किल्स एजुकेशन आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट भी है शुएब। तो मेरा ख्याल है हम तकरीबन डेली बेसिस पे IT की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और फिर हम स्किल्स की भी बात करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी जो मैन पावर है, जो यंग लोग हैं हमारे, वो कितने स्किल्स के साथ फेमिलियर हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो इसके अलावा कोई स्किल्स हों। जैसे ख़वातीन के लिए बहुत सारे इसमें जहतें होती हैं, उसकी डिटेल में चले नहीं जाते, लेकिन अब मेरा ख्याल है हमें अमेरिका का वीज़ा लगवा लेना चाहिए। न्यूयॉर्क से अभी हम वापस नहीं आए थे, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा उसी वीज़े में ना चले। लेकिन देखिए वहाँ पे तो अब लोग जज को टोपी पहना रहे हैं। वो जो टोपी पहनाई है ना, वो दैट इज वेरी पॉजिटिव, और आपको पता है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है। वो जज जिनकी हम बात करने वाले हैं, फ्रैंक कैप्रियो, कॉट इन प्रोविडेंस सीरीज, जिसमें जितने भी केसेस थे सारे रियल थे, और वो बाकी जब हमने देखा बड़ा मजा आया। मैं वाकई में एंजॉय करती हूँ, और जितने वो हमदर्दी के जज्बात रखते हैं लोगों के लिए, किसी का वो जुर्माना खुद भी कह देते हैं कि चलो ये फाइन तो हुआ है लेकिन माफ कर देते हैं, कोई पे करने की अगर ही इज वेरी क्यूट एंड ही इज वेरी नाइस एज वेल। तो बहुत उनकी जो गुफ्तगू होती है बड़ी मजेदार होती है, और उनसे मिलने के लिए आपको चालान करवाना पड़ता है। लेकिन चालान के अलावा भी ना मैंने देखा है कि जो भी शख्स उनके सामने आता है, एक दिन मैं एक बुजुर्ग को देख रही थी, उन्होंने इसी तरह कोई ट्रैफिक रूल वायलेट किया था, और वो उसके पीछे एक कहानी थी पूरी जो कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू थी वो बड़ी मजेदार थी। वो मतलब वो इतनी शफकत से पेश आते हैं, मतलब उन्होंने जुर्माना भी करना है ना तो बड़े प्यार से मोहब्बत से करेंगे, आपकी सारी स्टोरी पूछेंगे, आपका सारा मसला सुनेंगे, और उसके बाद कहेंगे ये तो सब ठीक है लेकिन जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बहरहाल इस खबर की तफसील आपसे शेयर करते हैं कि
पेशावरी एक कपल है, यानी अमेरिकन पाकिस्तानी कपल है, और उनका चालान हुआ था, और जब वो जज के सामने गए तो उन्होंने जिन्हें फ्रैंक कैप्रियो, वो चालान तो उनको होना ही होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की, अब चूँकि मुलाकात हुई तो हम एक तोहफा देना चाहते हैं। हाँ। और जो पेशावरी टोपी जिसे पखोल कहते हैं, वो उन्होंने कहा जी कि हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। पखोल तो वो उन्होंने गिफ्ट की, उनको पहनाई उनको, और फिर पिक्चर्स भी ली, और $65 लगे सब में, क्योंकि जुर्माना इतना हुआ था ना। तो $65 लगे। कह रही हूं, वो जुर्माना पूरा वसूल करते हैं, लेकिन बात थोड़े प्यार से करते हैं, बुरी नहीं लगती उनकी बात। नहीं, $65 में अगर आपकी मुलाकात फ्रैंक कैप्रियो से हो रही है, आई थिंक नॉट अ बैड डील, नॉट अ बैड डील, ऑफ कोर्स अच्छी मुलाकात आपकी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम भी जाएंगे तो हम एक आधना चालान जरूर करवाएंगे, ताकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने के लिए इनकरेज करें, हम सिर्फ फ्रैंक कैप्रियो से मिलना चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है। चले एक और वीजा लगवा दूं। कहाँ का? जॉर्जिया। लेट्स गो। चलिए जॉर्जिया चलते हैं। खबर वहां से है कि 18 लाख साल पुराना एक दांत मिला है। क्या वो दांत सोने का था जो इतने सालों के बाद भी वो दांत अब जा गए। जहाँ जो दांत मिला है, उस जो कहते हैं ना कि ज़रा इतना पुराना दांत है, और साइंसदानों के जो तहकीक है उसके मुताबिक इस दरियाफ्त से साबित हो रहा है कि अफ्रीका के बाहर ये इलाका यूरोप की कदीम तरीन इंसानी बस्तियों में से एक है। लेकिन शुएब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि एक इंसान को हम दफन करते हैं, या विद पैसेज ऑफ टाइम एक इंसान की बॉडी खत्म हो जाती है ना मिट्टी के अंदर, ये दांत कैसे सलामत? कहते हैं कि दांत, बाल और नाखून ये सबसे एंड पे, या समटाइम्स नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते ये। I have no idea। किसी से पूछेंगे इसके बारे में भी। चले अब जॉर्जिया के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री के मुताबिक ये जो दारुल हुकूमत है, इनसे तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब मगरब में एक गांव है, उससे करीब ये कदीम दांत दरियाफ्त हुआ है, और कदीम खंडरात है वहाँ पर। पत्थर के ज़माने में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं वो भी वहाँ पर मिले हैं। हाँ। जानवरों की बाक़ियात तो पहले वहाँ से मिल चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि इंसान की बाक़ियात वहाँ पर पाई गई हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी जो वहाँ से हुई है। मेरे पास शुएब एक स्ट्रेंज चीज़ भी है, आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया की रियासत है तस्मानिया। हम तस्मानिया जा रहे हैं, बस हमने बहुत से मुल्कों की सैर कर ली, अब हम ऑस्ट्रेलिया की रियासत है। मैं नहीं जा रहा, वहाँ पर डर लगता है। नहीं, डरने की क्या बात है, आप नहीं फंसेंगे। वो तो वेल्स फंसी थी, वो जो हम अभी दिखाने वाले हैं ना, वेल्स फंस गई थी पूरी स्टार तरीके से। आई डोंट नो क्या रीजन थी, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट है कुदरती वसाइल का, माहौलियात का, उन्होंने बताया कि 230 पायलट वेल्स साहिल पे फंस गई थी। इतनी सारी वेल्स को बंदा खा भी नहीं सकता ना, क्या करें? वेल तो नहीं खाते मुझे नहीं पता कौन से फिश खाते हैं, नहीं खाते नहीं है। कुछ लोग खा भी जाते हैं, वैसे कुछ जगह में खाई भी जाती है। देखिए वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वेल भी मछलियां मतलब खाने की और दिखाने की और। वो 230 थी, मतलब बहुत सारी थी थी, और इससे पहली बार नहीं हुआ, ये एक बार पहले भी हो चुका है, तब इससे भी ज्यादा ये वेल्स आई थी, इस तरह फंस गई। एक दफा ऐसे भी हुआ था ना, हमारे साहिल पे बहुत सारी मुर्दा मछलियां पाई गई, मुर्दा मछलियां, और फिर उनकी रीजन हमें पता नहीं चली थी कि पता नहीं क्या हुआ था। चले ये ऐसी खबरें ज़रा आती रहती है। चले पढ़ते हैं आगे। कुछ और खबरें हमारे पास हैं, और उससे आप जाते हैं, और पोलियो की बात जरा कर लेते हैं। पोलियो पे जाने से पहले एक और बात, आपको पता है कि वो इससे पहले जो थी ना 2020 में 470 पायलट वेल्स, उसमें से 111 को बचा लिया था। अब हम चलते हैं। अच्छा, अभी वाले में से आधी तो बचाई है, आई गेस आधी जिंदा थी ना, उनको वापस भेजा गया नहीं? हाँ, तकरीबन 50% जिंदा थी। हाँ, I forgot, yes, 50% जिंदा थी। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे पोलियो के खिलाफ जारी जंग की, और पाकिस्तान को इस मरज से पाक करने के लिए जो कोशिशें हैं वो तेज़ हैं। जब से हमने देखा ना कि दोबारा से पोलियो वायरस डिटेक्ट हो रहा था, और केसेस आए सामने, अपने और कोशिशें तेज़ की। बट बुनियादी सवाल तो वही ना कि इतने अरसे से कोशिशें हो रही हैं यार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो ही तो मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो स्टिल है, बाकी तो जगह से हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया में किसी एक जगह पर भी पोलियो का एक केस भी है, तो इसका मतलब है खत्म नहीं हुआ। हमने एरेडिकेट करना है पोलियो को। अब इसकी वजूहात क्या हैं, और बिलखुसूस आज के माहौल में जब पाकिस्तान को सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना है, ऐसे में पोलियो वैक्सीनेशन ये कितनी मुतासिर हुई है। बहुत से ऐसे इलाके जहाँ वैसे भी हम नहीं पहुँच पा रहे, तो पोलियो ड्रॉप्स वहाँ तक बच्चों तक कैसे पहुँच पाएंगे। तो इस वक्त इस पर बात करना बड़ा अहम है। कोऑर्डिनेटर हैं कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डॉक्टर शहजाद बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, हर्डल्स बढ़ गई हैं जी, और क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं? जी, हर्डल्स हमारी एक तो सैलाब की वजह से हैं, और कुछ हर्डल्स हैं वो सैलाब से पहले ही थी। ठीक। जो सैलाब से पहले हमारे मसाइल थे, उसमें ये था कि हमारी कुछ इलाकों में हमारी कम्युनिटीज़ के साथ एंगेजमेंट उस तरह की नहीं है, उन लोगों का वैक्सीनेशन के साथ ट्रस्ट उस तरह का नहीं है जिस तरह की हमारा 90% दूसरे इलाकों में मौजूद है।
सैलाब की वजह से ये हुआ है कि एक तो घर बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं। हमारे अपने पोलियो वर्कर का जो हमने असेसमेंट की है, तकरीबन 15,000 पोलियो वर्कर्स हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं। 15,000। जाहिर है वो भी हमारी इसी कौम का हिस्सा है, उन्हीं का हिस्सा है, तो उनके भी वो घर तबाह हुए हैं। तो लोगों के घर पर तबाह हुए हैं, इस वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं। जो माइक्रो प्लानिंग करनी होती है कि कहाँ कहाँ लोगों के, क्योंकि हमारी टीमों ने घर घर जाना होता है, सो वो अब माइक्रो प्लानिंग के चैलेंजेस हैं, एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस हैं, पानी है हर जगह उन तक पहुँचना, वो भी चैलेंजेस है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त सैलाब के पानी में जब सीवेज मिल जाता है तो फिर पोलियो वायरस को फैलाव के लिए ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाती है। सर आफ्टर वैक्सीनेशन जो बच्चे जिनको पोलियो वैक्सीन लग चुकी होती है, जो कतरे पी चुके होते हैं, क्या उनमें भी चांसेस होते हैं कि उनको इस सीवरेज की वजह से, अगर उन एरियाज में सीवरेज का पानी चला गया है तो वहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा कैसे सामने आए? जी, पोलियो वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है एक्सक्यूज़ मी कि जितनी ज़्यादा दफ़ा हम पोलियो वैक्सीन लेंगे उतना हमारा दफ़ाई निज़ाम ज़्यादा मजबूत होगा। लिहाजा ये इतनी सेफ वैक्सीन है कि बार बार वैक्सीन लेने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, हर दफ़ा आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। इसके अलावा जो माल नरिश्ड बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनमें कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इसलिए उनको बाज़ औक़ात ज़्यादा खुराकों की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी पोलियो की टीमें आपके घर आएँ तो उनको कतरे ज़रूर पिलाएं, ये मुकम्मल सेफ है और फ़ायदेमंद है। अच्छा सर, जब पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की बात होती है तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कल हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जो दीगर अहम मुलाकातें थी, इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ज़ाहिर बाकी मामला पे तो बात हुई है, लेकिन जिस तरह आपने चैलेंजेस का जिक्र किया तो पोलियो से मुतालिक जो चैलेंज है उस पर भी बातचीत हुई है। क्या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से हमारे ये जो चैलेंजेस है इनको हम किसी हद तक कम कर सकते हैं? जी, जब पाकिस्तान में सैलाब आया उस वक्त भी फाउंडेशन ने हमसे पूरा रब्ता किया था कि किस तरह हम सिर्फ पोलियो ही नहीं, सैलाब में किस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमने अपने पोलियो वसाइल से 1200 हेल्थ कैंप्स जो पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे लगाए हैं। आगा खां यूनिवर्सिटी के तावन से उनका स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन की फंडिंग के साथ 1200 कैंप्स लगाए हैं। हम अब जो हमारे पोलियो प्रोग्राम से हैं और हमारी पोलियो की टीमें उन पहले फर्स्ट लोगों में से थी जब ये आफत आई है, तो उन इलाकों में पहुंच के लोगों की मदद कर। और हमने ऐसी वीडियोस देखी भी हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई बेज़ाब्तगी भी कभी सामने आई है पोलियो वैक्सीन कैंपेन्स में किसी भी हवाले से? जी, इस तरह की तो कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत हाईली सुपरवाइज्ड और बहुत साइंटिफिक प्रोग्राम है। ओवरसाइट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट, गवर्नमेंट की सपोर्ट एग्जाम्पलरी है। मेरे ख्याल में शायद ये पाकिस्तान का वाद प्रोग्राम है जो भी गवर्नमेंट आ जाए पहले से ज़्यादा ही हमें सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। और सर एक चीज़ और भी कि हम जो रिफ्यूज़ल केसेस की बात करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ ही है ना, हमारे ट्राइबल बेल्ट भी है, कुछ और एरियाज़ भी हैं कि वहीं से हमें रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। क्या हम कोई कानून साजी कर सकते हैं उस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट? देखें, एक अगर माँ जो है वो कह देती है कि मैंने अपने बच्चे को कतरे नहीं पिलाने, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको कोई ज़बरदस्ती करके और उसको कतरे पिला लेंगे। और अगर कतरे पिला भी देंगे तो उसके रिएक्शन जो है उसमें और ज़्यादा लोग जो हैं वो इनकार करेंगे। हमारा प्रोग्राम की जो कोशिश होती है वो ये है कि ये हो नहीं सकता कि एक माँ या बाप अगर उनको पता हो कि ये वैक्सीन मेरे बच्चे के लिए अच्छी है तो वो क्यों इनकार करेगी। लिहाजा अगर वो समझती है कि मैंने अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं पिलाई तो मैंने अपने बच्चे को पिला लिया है, बचा लिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पैगाम उस तक वो नहीं पहुंचा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना पैगाम कम्युनिटी तक आप सब लोगों के तावन से, रिलीजियस लोगों के तावन से, मीडिया के तावन से, अपनी सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए ये पैगाम उन तक पहुँचाएँ कि ये वैक्सीन जो है ये बहुत महफूज है। और अगर आपने अपने बच्चे को कल चलाना है
तो उसका फैसला आपने आज करना है। और सर आई रिमेंबर कि माजी में एक बार कुछ शरपसंद लोगों ने एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की थी कि खुदा न खास्ता वैक्सीन से कोई नुकसान हो गया, जिसके बाद हमें बड़ा वक्त लगा उस तासुर को ज़ायल करने में और उसको ओवरकम करने में कि हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है पोलियो वैक्सीन। सर अभी चूँकि हालात बहुत ज़्यादा साजगार नहीं हैं, दूर दराज इलाकों में पहुँचना जहाँ पर पानी मौजूद है, और जैसे आपने बताया कि पोलियो वर्कर्स के घर भी तबाह हो गए हैं, तो उन लोगों को इंगेज करना, फिर उनके साथ कैंपेन चलाना थोड़ा मुश्किल काम है। अप्रॉक्सीमेटली हमें हर साल कितने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलानी होती है, साल में कितनी दफ़ा? जी, हमारा जो प्लान के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख बच्चों को हम एक कैंपेन में कतरे पिलाते हैं 5 साल से कम उम्र के। ठीक है। और ये हम साल में कम से कम 3 मुलग्गीर मुहिम शुरू करते हैं और 3 ही सब नेशनल मुहिम करते हैं, कम से कम 6 मरतबा कम से कम एक साल। और उन इलाकों में जहाँ पे वायरस होता है, मसलन इस वक्त अगर वायरस साउथ केपी में है, नॉर्थ वजीरिस्तान में है, साउथ वजीरिस्तान में है, बन्नू में है, तो उन इलाकों में हम 6 से 20 ज़्यादा करते हैं। ओके, ज़रा वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा भी होती है। आप सलमान ने सर जो बात की ना कि माजी में शरपसंद नस्ल, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक वाक़या हुआ था कराची में, हुआ था चंद साल पहले कि जब एक डेथ हुई और वो बाद में मालूम है चूँकि पोलियो ड्रॉप पिया डेथ हुई, तो बहुत प्रोपगेट किया गया जी ये तो शायद पोलियो ड्रॉप एक्सपायर था, मामला खराब। बाद में मालूम कॉज ऑफ डेथ कुछ और थी। उसमें ज़रा रोल ऑफ मीडिया बहुत अहम रहा है कि उसको बताना कि अच्छा कॉज ऑफ डेथ कुछ और थी, लेकिन शरपसंद नासिर ने उसको बड़ा मिस यूज़ किया। एक जिस वाक़े का मैंने जिक्र किया वो गालिबन केपी साइड का था कि वो कुछ बच्चों ने बेहोश होने का ड्रामा किया, एंड सेड कि हम तो मजाक कर रहे थे। यस, अब ये जो ज़ाहिर वाक़यात हैं इस पर डिटेल के साथ सामने आना कि अच्छा रीज़न क्या थी, बड़ा अहम है। इसमें ज़रा रोल ऑफ मीडिया है, जो कि आपने खुद भी कहा कि ज़रा मीडिया का रोल होना चाहिए। लेकिन सर ये जो मामलात हैं इसके बाद नुकसान तो ज़्यादा होता है ना, फिर भी जितना मर्जी मीडिया बता भी दे, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ या ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा फैल जाती है। क्या कर पा रहे हैं हम उस हवाले से? एक तो ये बात, दूसरा ये भी कि मैं फिर चाहूँगा क्लैरिटी के साथ सर आप ज़रूर बताएं कि भले पोलियो ड्रॉप्स एक्सपायर भी हो जाएं, भले वो कोल्ड चेन में नहीं भी रहे, ठंडे नहीं भी हैं, इफेक्टिव नहीं भी, तो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जी हाँ, दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात जो ये है कि जो पोलियो ड्रॉप्स हैं ये हमारा पूरा एक मुकम्मल कोल्ड चेन होता है, और अगर उसका वाइएबल ना रहे, कतरे ना, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। और हमारी पूरी टीमें जो है वो उस पर ट्रेंड होती हैं कि कब तक किस पोजीशन में ये हो तो उसको अच्छा, क्या है। कलर होता है फिर चेंज होकर क्या कलर हो जाता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है जिसके ऊपर एक चकोर सा डब्बा बना होता है, वो वाइट कलर का होता है। अगर वो ग्रे कलर, और उसके आउटसाइड पे ग्रे कलर होता है, अगर वो ग्रे कलर से हल्का रहे तो इसका मतलब है वैक्सीन यूज़ हो सकती है, और अगर वो डार्क हो जाए तो इसका मतलब है वैक्सीन यूज़ नहीं हो सकती। ओके, अगर कोल्ड चेन डिस्टर्ब हुई है तो कलर चेंज हो जाएगा। हमें पूरा वायल देख के फौरन पता चल जाता है कि ये वायल आप यूज़। फॉर इंस्टेंस सर हो गया, आपसे गलती हो गई ना, कोल्ड चेन डिस्टर्ब हो गई है, वो कलर चेंज आपने नहीं नोटिस किया, ना पिलाने वाले ने ना या जो साथ मौजूद है जो पेरेंट्स हैं, अगर वो कतरे पी लें तो क्या होता है? तो वो जस्ट पानी है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये होगा कि वो कतरे पीने से वो बच्चे में जो कुव्वत मदाफत बढ़ाने का निज़ाम को जो वो ट्रिगर करता है वो नहीं करेगा। सिंपल, वो सादा पानी के तौर पर अब हो गया, कुछ हार्मफुल नहीं है। अच्छा सर, जो पोलियो वर्कर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना ड्यूरेशन होता है उस ट्रेनिंग का, और क्या क्या चीज़ें उनको गाइड की जाती हैं? जी, हमारे पोलियो ट्रेनिंग का एक बड़ा मरबूत निज़ाम है। प्री कैंपेन में तकरीबन 2 वीक्स लगते हैं, जब आप नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे, फिर सब यूनियन काउंसिल लेवल पे अपनी टीमों को पूरा वैक्सीन के ऊपर ट्रेनिंग्स, डाटा टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स, सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स, मैनर्स के ऊपर ट्रेनिंग, किस तरह इंगेज करना है कम्युनिटीज़ के, और अगर कोई घर जो है वो इनकार करता है तो उस घर को किस तरह डील करना है और किस तरह अखलाक से पेश आना है, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर 50% से ज़्यादा तो हमारे वर्कर्स वो हैं जो 5-5 साल, 7-7 साल से इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। जो नए आते हैं वो, लेकिन सब की ट्रेनिंग हर दफ़ा हर कैंपेन से पहले बिल्कुल हम जरूर वो होती है। साल 2022 कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं सर? जी, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं इस तरह कहूँगा कि 2019 में 142 केसेस थे, 2020 में 84 केसेस थे, 2021 में ओनली 1 केस था। ठीक है। और जिस वक्त हमने कहा कि हमने तकरीबन दिस इज़ वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट,
लेकिन ये है कि 15 महीने के बाद नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे आउटब्रेक हुई, क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन भी अच्छी नहीं थी और फेक फिंगर मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस वक्त इस साल अब तक 19 केसेस हो चुके हैं सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जिनमें से 16 जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है, 2 लक्की मरवत में है और एक साउथ वज़ीरिस्तान। अच्छा सर वो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते, अगर आप उनके लिए बता दें कि अगर अल्लाह ना करे कोई भी बच्चा उस पर पोलियो के असरात या सिम्टम्स आना शुरू हो गए, इनिशियल स्टेज क्या होगी, किस एज में क्या सिम्टम आएगा जब वालिदैन को फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर लापरवाही या कोताही हो गई क्या उसका अजाला मुमकिन है? जी, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जब पोलियो का अटैक होता है तो बच्चे को बुखार, हाई ग्रेड फीवर होता है, पेन्स होती हैं, और उसके बाद या तो 98% बच्चे जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। उनका अपना क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम होता है जिसकी वजह से वो उस वायरस को मार देते हैं। 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें वो वायरस जो है वो उनके नर्व एंडिंग में जाके उनकी नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है और 1 हफ्ते से लेके 10 दिन के अंदर अंदर उनकी नर्व्स को डिस्ट्रॉय, उसके बाद उनमें उस मसल्स के पैरालिसिस हो जाता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए है। इसका फिर इलाज नहीं है। सर ये इनिशियली किस एज में एक्सपेक्टेड होता है, 4-5 साल के बच्चे में या बड़े बच्चे में भी हो सकता है? जी, इथियोपिया में, सोमालिया में ऐसी भी आउटब्रेक्स हुई हैं जहाँ 50 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोगों को, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में पोलियो का केस हुआ है उसकी उम्र 20 साल है। लेकिन जो एंडेमिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे आप ये समझ लें कि 99% जो केसेस होते हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं, क्योंकि बाद में उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम जो है जो कैंपेन में जो कतरे पिलाते हैं वो छोटे बच्चों पर फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सर जो इलाके लक्की मरवत है, साउथ वज़ीरिस्तान है, जो जिन इलाकों का आपने जिक्र किया जहाँ पे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, चले वहाँ के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो वहाँ की कैंपेन से मतलब प्लान थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है। बट अगर हम बाकी बड़े शहरों की बात करें, गाँव देहातों की बात करें, यहाँ भले आपकी कवरेज 100% भी हो, बट वायरस तो मौजूद होता है ना इन्वायरमेंट में? जी, हम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 ऐसी जगह हैं जहाँ से रेगुलरली महीने में 2 दफ़ा 4 दफ़ा सैंपल्स लेते रहते हैं सीवेज के, ताकि हम चेक करते रहें कि किसी इलाके में वायरस तो मौजूद नहीं है। वायरस जो है वो 15 महीने तक साउथ KPK के अलावा कहीं मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो जब ईद उल अज़हा पे पॉपुलेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है तो उसके बाद एनवायरमेंटल सैंपल में कराची, लाहौर, बहावलपुर, बड़े शहर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नौशहरा, स्वात, पेशावर और सियालकोट, यहाँ सब जगहों पर पाया गया है। यहाँ पे कब की बात है? अभी ईद उल अज़हा, ये ईद के बाद पिछले 2 महीनों में इन शहरों में, यानी इस वक्त भी बहावलपुर, कराची, नहीं सैलाब के बाद, सैलाब से पहले और सैलाब से पहले भी और बाद में भी, लेकिन जो आपने कहा ना कि ईद उल अज़हा में जो मूवमेंट हुई है उसकी वजह से ये वायरस हमें हर जगह नजर आ रहा है। यानी बहावलपुर भी है, कराची भी है, लाहौर भी है, रावलपिंडी भी है, पेशावर भी है, इस्लामाबाद भी है, बड़े शहर हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो मैं कहता हूँ इस वक्त ज्यादा जरूरत हो गई है। बिल्कुल, यहाँ पे आप ये ना सोचिए कि चूंकि यहाँ पर तो कवरेज अच्छी है पोलियो वैक्सीन की, तो अगर एक आध बार आपने ना भी पिलाया, यानी अगर आपने लास्ट मंथ या फॉर दैट मैटर 2 महीने पहले पिलाया था तो अब ना पिलाएं, नहीं, पार्क के बाहर अगर टीम्स मौजूद है तो भी पिला दें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या जहां पर भी इस वक्त किसी भी वक्त अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं तो जरूर पिलाएं, बार बार पिलाएं, क्योंकि एक बार खुदा ना खास्ता ये हमला हो गया तो जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस, कौन चाहता है बच्चा माजूर हो जाए, और फिर इसका अजाला मुमकिन नहीं है। अजाला मुमकिन बिल्कुल नहीं है सर। तो अब चूंकि ज़ाहिर है सैंपल्स में भी आ गया और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कई सालों बाद शायद पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर सैंपल्स में हमें नजर आया। ये नहीं, इससे पहले 2018-2019 में बहुत ज्यादा था, लेकिन तब भी लाहौर में केसेस इतने नहीं थे, लेकिन सैंपल्स में था। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत करीब पहुंच गए थे कामयाबी के। लास्ट टाइम सर हमने कहा एक केस था और बन्नू के अलावा कहीं एनवायरमेंटल सैंपल भी पास
बैक। हम ऑन एयर आ रहे थे तो शुएब ने कुछ ऐसे ऐसे इशारा किया तो मुझे इससे एक ऐसी चीज़ याद आई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि आज साइन लैंग्वेज का दिन मनाया जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वो बहन भाई जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते, वो शायद ज़िंदगी भर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इस बोलने का ताल्लुक हमारे सुनने से। तो जब भी हम लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं हमें कहा जाता है आप फ़लाँ लैंग्वेज को सुने, उस ज़बान में आप म्यूज़िक को सुने, उसमें आप ड्रामास को देखें, जितना आप सुनेंगे आप बोलेंगे। इसी तरह बच्चों के साथ होता है कि वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि हम सुन के बोलना सीखते हैं, लफ्ज़ों की अदायगी सीखते हैं। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो बचपन में जो सुन नहीं सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन थोड़ी बड़ी एज में आके जब उनको हेयरिंग डिवाइस लगी, हेयरिंग एड की वजह से वो बोलना शुरू किया उन्होंने। तो साइन लैंग्वेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है। आज के दिन के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर एक मेहमान से बात भी करेंगे। साल 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 23 सितंबर को अशारों की जुबान का दिन मनाने का फैसला किया। इस दिन समाज से महरूम अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर किया जाता है। दस्तयाब अदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 7 करोड़ से जायद अफराद समाज से महरूम हैं, जिनमें 80% से जायद तरक्की पजीर मुल्कों में मुकीम हैं, जबकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तकरीबन 9 मिलियन के करीब अफराद समाज के मसाइल का शिकार हैं। अशारों की आलमी जुबान भी मौजूद है, जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है। अशारों की जुबान ने जहाँ क़ुव्वत समात और गोवियाई से महरूम अफराद की जिंदगी को आसान बनाया, वहीं इन्हें मुआशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में भी मदद दी। समाज से महरूम अफराद का रवायती जुबानों में हुनरमंद और तालीम याफ्ता होना जरूरी है, ताकि ऐसे अफराद समाजी और मुआशी मौक़ों से महरूम न रहें। रिपोर्ट आपने देखी। पीटीवी के बारे में शुएब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जब मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं था तब तक कि साइन लैंग्वेज में न्यूज़ होती है पीटीवी पे, जो कि सबसे ज़बरदस्त बात है। बाकी जितने भी हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं वहाँ पे नहीं होती, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। जो इंसान सुन नहीं सकता उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साइन लैंग्वेज में देखिए, मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है हमारे उन बहन भाइयों को भी उतना ही हक है सुनने का, समझने का, देखने का कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो साइन लैंग्वेज में जो बुलेटिन होता है हमारा सुबह 8 बजे शाम 7 बजे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा ख्याल है बाकी चैनल्स पे भी होना चाहिए। जब मेरा पहली दफ़ा जब मैंने बुलेटिन किया ना, मेरे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बैठे थे, तो मुझे लगा कि शायद ये ना इनको बोलना नहीं आता। हाँ, तो अब वो जब उन्होंने एंटर पे मैं अपना नाम देखे भी मैं आगे बढ़ने लगी थी, उन्होंने अपना नाम बोला तो मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आई। अच्छा? हाँ, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बोल सकते हैं? ही सेड हाँ मैं बोल सकता हूँ। फाहद थे मेरे साथ, तो मैंने कहा तो समझ रही थी आप नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, साइन लैंग्वेज आती है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि आपस की बात है उनके हवाले से शुरू में मुझे भी यही लगा था लेकिन इंटरेक्शंस ही तो मालूम हुआ। हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जो हैं उनमें हमारे पास 3 लोग हैं एंड दे आर वंडरफुल। फाहद उमर है हमारे पास, और इसके अलावा शाजिया भी शाम में आती हैं, और अभी द वंडरफुल लेडी हमारे साथ फलक नाज साथ मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। यूँ लगता है कि ऐसे बस वक्त गुजर गया। लास्ट ईयर भी वी डिस्कस दिस, और साथ साथ देखें वो साइन लैंग्वेज के थ्रू जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बता रही हैं। एंड फलक, आई वांट टू से थैंक यू फॉर कमिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ एक इशारा आता है। कौन सा? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि थैंक यू। ये थैंक यू का इशारा ये है कि आप आई, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा फलक, ज़ाहिर है पीटीवी इज़ द ओनली चैनल जहाँ पर हम देखते हैं कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आपका पीटीवी से सफ़र, उस पर भी बात करूँगा, लेकिन आप चूँकि ज़ाहिर है माशाल्लाह बोल रही हैं, लेकिन सीखना, हम तो नॉर्मली ये समझते हैं ना कि वही साइन लैंग्वेज सीखेगा जो बोलता नहीं है, बट आप चूँकि बोलती हैं, क्यों सीखी, ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मेरे जो खुशकिस्मती से मेरा जिस घर में मेरी विलादत हुई, मेरे पेरेंट्स जो उनसे थे वो दोनों डेफ थे, और जिस तरह एक पठान के घर में बोली जाने वाली लैंग्वेज पश्तो होती है, उसको ज़रूरत नहीं पेश आती, बिकॉज उसको पता है कि मैंने ये कन्वर्सेशन आपस में कैसे करनी है, बोलना कैसे है। तो जब माँ बाप ही हमारे डेफ थे तो उसके बाद उन्होंने हमें जब बात करना शुरू की तो इशारों की ज़बान हमारी जो घर की ज़बान है, मदर लैंग्वेज है, जिससे हम जो उनसा है ना वो मतलब उसको लेके चले। अच्छा, सबसे क्यूट जो इशारा था शुएब वो पठान का था, ऐसे दोबारा करते हैं जरा, क्या इशारा होता है पठान का? पठान। अच्छा, पंजाबी का इशारा क्या है? पंजाबी मतलब पंजाबी ये होता है पंजाब पंजाब का ये है, पठान का ये है, सिंधी का
सिंधी का ये है, वो उनकी दाढ़ी okay. बलोची का, वो तो बलोची होती है। अच्छा बलोची ये होगी, मतलब सिंध का है। सिंध का हाँ ये है ना, यहाँ से थोड़ी सी दाढ़ी ऐसे होती है। मतलब उनका सिंध का होता है। अब हम उनकी साथ मेंशन कभी कर देते हैं कि ये जी सिंधी टोपी पहनते हैं। ओके, अच्छा बलोची का हो गया। बलोची का यस। ओके, कश्मीरी का, कश्मीरी और गिलगित वाले, गिलगित। This is cute and this was cute too. पाकिस्तानी क्या है ना, पाकिस्तानी, पी फॉर पाकिस्तानी एंड P for दिस पाकिस्तान। इसमें सब आ गया ना, सिंधी। अच्छा, स्पेल कैसे करते हैं पाकिस्तान को? PASKISTAN। लेकिन मैं नहीं कर सकती मुझसे। लेकिन हमारी क्योंकि होती है ना बताने का, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में पाकिस्तान कह देते हैं जब हम एंकर के तौर पे हम साइन लैंग्वेज पढ़ते हैं। सही था ये? जी जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान, जबरदस्त। पाकिस्तान। फिर साथ ही हम 14 और अगस्त से 14 कैसे 1 and 4। ओके, और ये और अगस्त झंडा जो है वो हमारा ऐसे लहराता है माशाल्लाह। अच्छा, जनवरी फरवरी का भी पूछ लूं? हाँ जी, चलो स्टार्ट करें। जनवरी फरवरी से पूरा बताएं। जी, जनवरी, J फॉर जनवरी एंड F फॉर फरवरी एंड मार्च जो उनसे उसमें जो परेड होती है उसके साथ हम ये कर देते हैं मार्च। फिर अप्रैल में साथ मजाक वगैरह भी चलते रहते हैं लोगों के। अप्रैल फूल। हाँ जी, A और अप्रैल। फिर M का हम मई करते हैं, मई एंड जून। M का इशारा आ गया ना, दिस पोजीशन इज M जी, M एंड जून। फिर हम जून एंड जुलाई के साथ हम बहुत गर्मी का जून का ऐसे करके हम गर्मी का इशारा करते हैं, जुलाई। फिर उसके बाद A के साथ हम झंडे का इशारा करते हैं, अगस्त। फिर सितंबर, S का इशारा करते हैं, सितंबर। अक्टूबर, O का इशारा करते हैं, और N फॉर नवंबर एंड D फॉर दिसंबर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात फलक, जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैं बता दूं, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कि साइन लैंग्वेज में भी बहुत सारे एक्सेंट्स होते हैं। तो आपको कुछ साइंस में डिफरेंस भी नजर आएगा। हर मुल्क की साइन लैंग्वेज डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एक होती है हमारी PSL साइन लैंग्वेज जो कि पाकिस्तान साइन लैंग्वेज है, ठीक है। एक होती है हमारी ASL साइन लैंग्वेज जो कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है। जिस तरह इंग्लिश थोड़ा सा आपका वो आ जाता है, पंजाबी उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंट, जिस तरह इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं अलग-अलग एक सीन होता है। इसी तरह ASL जो उनसे हैं वो वहाँ पे अमेरिकन, लेकिन वहाँ के जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं कोई मतलब जो हैं एजुकेटेड पर्सन ज़्यादातर वो ASL को यूज़ करते हैं, और जो वैसे भी एजुकेटेड होते हैं हमारे वैसे पाकिस्तान की PSL है। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई डेलीगेशन आए जिसमें आप वहाँ पर मौजूद हो और आप कि ये फ़राइज़ हो कि आपने उनको एक्सप्लेन करने के व्हाट आर डेलीगेशन इज सेइंग, तो हमारे अगस्त में तो झंडा है लेकिन उनके अगस्त में झंडा नहीं है, तो उसमें ज़रा अपने अगस्त को अगर बताना तो फिर आपको वो लैंग्वेज भी आती है। हम उधर भी यही बताएंगे, क्योंकि हमारा ये है और उनको पता है कि हमने पाकिस्तान साइन लैंग्वेज को मतलब इसको भी समझना है, कोई ऐसा नहीं। और मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है सऊदीया का, मैं वहाँ गई उम्रे पे और वहाँ पे बोलने सुनने वाला बंदा अरबी बोल रहा था और मैं उसको बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, यार ये तो अरबी बोल रहा है। तो इट्स इंटरनेशनल जो सी है लैंग्वेज, आप कहीं भी जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, आपने अभी जिस तरह कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आपने अपने हाथों को यूज़ किया। तो इसी तरह फिर वो लोग जो हैं वो अपनी अरबिक को मुझे नहीं जब समझा पाए, तो फिर मैंने उनके साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइंस में उनको समझ में आई, अच्छा ले मतलब आम बंदा भी, आप किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पे जो है फ्रांस है, इटली है, मतलब अमेरिका है, तो वहाँ पे आपको की लैंग्वेज नहीं आती, तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज एक बोलने सुनने वाले बंदे के भी। और फलक के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, शी इज सर्विंग फॉर मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट टू। तो हमारे वो बहन भाई जो रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, जिनको ट्रैफिक साइंस का नहीं पता होता, या अगर वो बोल और सुन नहीं सकते, उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम पेश आती है, तो फलक की बहुत अच्छी बात कि इन्होंने अपने कुछ साथियों को साइन लैंग्वेज सिखाई भी है, उनको बताया कि आपने किसी डेफ से बात करनी है तो कैसे करनी है। आप ये देखना कि हम इंक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं, इदारों की सतह पर भी, रियासत की सतह पर भी। फलक मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर्स के साथ आपने काम किया, आई एम श्योर कुछ ट्रांसमिशंस में भी काम किया होगा, कोई एक ऐसा नाम जिसके हवाले से आप कह सकें ये इतना तेज बोलता है कि मुझे भी ना अपने साइंस बहुत तेज करने पड़ते हैं और मिस भी हो जाते हैं। कौन है वो एंकर? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, हम उसे स्लो करवाएंगे। नहीं, मेरा अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो स्पीड है वो आप सलमा के साथ भी की है, इसको भी पता है, स्पीड हमारी जितनी मर्जी हो जाए, हमें वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, बिकॉज हम एक 2 घंटे के लिए डेलीगेशंस में, और 10 घंटे तो मैं खुद मोटरवे मतलब तकरीबन 4-5 घंटे मोटरवे पुलिस की जो हमारी एनिवर्सरी थी वहाँ पे भी मैंने डेफ लोगों को बुलाया हुआ था डिसेबिलिटी डे पे, तो वहाँ पे मैं स्टिल 4 घंटे खड़ी रही, और साथ साथ जो कुछ हो रहा था, हमें पहले वो नहीं दिया जाता कि जी आपने ये पढ़ना है, हमने सिर्फ जो सी टाइम सुनना है, और इसलिए हम एक्सपर्ट कहलाते हैं कि हमने
सुन के उसको वो करना है। लेकिन उसकी स्पीड जो है ना, हम तो कर सकते हैं, लेकिन जो आगे वाला बंदा, आप किसी के सामने जाके जल्दी जल्दी से आप बोलेंगे तो वो भी आपको एक तो उसमें नहीं लाएगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो जब हम आराम से जो कोई इतना भी आराम से नहीं, जितना वो रूटीन वाइज पढ़ते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट करें और मेन चीज़ें इनको बताएं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी बात क्या है, ताकि अगला बंदा वो उसको ऑब्जर्व करे। अच्छा फलक, न्यूज़ एंकर से तो फंबल भी हो जाता है। अच्छा, आपके पास तो ये गुंजाइश नहीं होती? नहीं करें भी तो हमें कौन सा पता लगना, हमें थोड़ी नहीं, हम लोग जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है इस चैनल पे बैठे हुए हैं, तो हमें ये पता है अभी भी मुझे मतलब दूसरे अगर कहीं जाना है या मेरे ऑफिस में आती हैं कि जी यहाँ इनको बुलाना है या जो भी है, मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले पीटीवी में एज ए गेस्ट ही आई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे एज ए मतलब ऑफर की थी कि आप हमारी एंकर भी बने। हाथ थक नहीं जाते आपके? नहीं, मेरे जो आई प्राउड ऑफ दिस बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा था कि जब हम दुनिया में ना भी रहे, आपने हमारी ज़बान बनना है, हमने आपको ये तालीम दिया, आपने इसको लेके आगे उजागर करना है। मेरी जी तो मेरी आगे जितनी भी होती हैं, मैं कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, ये जो रिस्क है, ये जो इशारों की ज़बान है, डेली में जो माँ बाप की याद करवाते हैं कि भाई मेरे हाथ चल रहे हैं और मेरे माँ बाप का अभी भी कनेक्शन मेरे साथ है। अच्छा, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि चूँकि आपने इससे पहले सऊदीया का हवाला भी दिया था, आप माशाल्लाह उम्रे पे जब गई तो बहुत से ऐसे ज़ायरीन जो कि जाते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको ये समझाना, ठीक है पढ़ तो लेते हैं वो कि अच्छा कैसे उम्रा करना है, कैसे हज करना है, कैसे फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, लेकिन कितना अच्छा कि एक वीडियो आप उन लोगों के लिए भी बनाएं कि कैसे उम्रा अदा करना है। जी ज़रूर, ऐसा बहुत से, मैं तो जितने भी फ़ी सबिल्लाह मेरा ये मामलात होते हैं कि किसी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी के घर में, अल्लाह पाक की तरफ से ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ैमिली में अगर एक है तो आगे आपकी फ़ैमिली में, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनकी फ़ैमिली में कहीं भी डेफ बंदा नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से उनको एक सेटअप मिला है। तो वो लोग जो हैं उनके घर में उनके माँ बाप तक को साइन लैंग्वेज समझने में नहीं आ रही होती और वो बच्चे कह रहे होते हैं कि हमारी माँ बाप हमारी इशारों की ज़बान भी नहीं समझ रहे, हमारे ये भी मामला नहीं। फिर मैं उधर जाके भी उनको कम्युनिकेट करती हूँ, उनको बताती हूँ कि भाई उनको इंटरप्रेट करती हूँ कि ये इस तरह ये कह रहे हैं, इनकी सोच ये है और इनका ये नहीं थिंक, मतलब अगर तो ऐसा कोई मुझे मिला जो है, आप उम्रे की बात करें, ये भी सादत की बात है, मैंने इशारों की ज़बान में जो है वो नात ख्वानी का भी मुझे सारा माशाअल्लाह, तो मैं इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलती माशाअल्लाह। चलें, फी सबिल्लाह जो होते हैं रिश्ते वगैरह भी, डेफ है कोई लड़की तो डेफ है तो हम लोग उनके भी रिश्ते करवाती हैं तो कि भाई मतलब एक वो है ना, जहाँ आपको डेफ मिल रहा है और दूसरे बंदे को, आजकल तो बोलने और सुनने वाली ख़वातीन अपने घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, और इस तरीके से सर सैयद डेफ एसोसिएशन है, RDA है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको पता है कि ये मैं हमारी बात को कम्युनिकेट भी कर लेंगी, कोई हम मुझे डेफ मिलती है, उनको कोई डेफ मिलता है तो उनके साथ हम रिश्ते कर देते हैं और बड़ी अच्छी उनकी लाइफ। माशाल्लाह, देखिए आप दुआएं ले रही हैं माशाल्लाह। जी, नहीं दुआओं की वजह से उम्र से हो माशाल्लाह, अल्लाह आपको बार-बार लेकर जाए, बार-बार लेकर जाए। बहुत शुक्रिया फलकनाज, बहुत शुक्रिया, प्लेयर हैविंग यू, और आज के दिन की मुनासिबत से बात करके और भी हमें अच्छा लगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, और आज का अगला मौजू हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। ये क्या है और ये जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर एक ख़तरा बन चुका है, इस मामले पर याद है मैंने चंद महीने पहले भी एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने उस वक्त तो बिलखुसूस बात की थी ओवर यूज़, मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, बिलखुसूस एंटीबायोटिक्स, जिस पर हम ये समझ पाए थे कि अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस तरीके से हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा जी 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है, आपने 3 दिन इस्तेमाल किया, फिर आपने कहा नहीं मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, छोड़ दी, लेकिन उस एंटीबायोटिक ने 5 दिन जिस तरह से उस बैक्टीरिया को किल करना था वो नहीं किया, बैक्टीरिया को कमज़ोर ज़रूर किया लेकिन कुल्ली तौर पर मारा नहीं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो और तगड़ा होकर आएगा अगली बार, फिर वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगी। तो ये जो मामलात है ना कि एंटीबायोटिक पर असर नहीं करती, फिर हम कहते हैं जी बीमार हो रहा हूँ, बार बार हो रहा हूँ, लेकिन एंटीबायोटिक तो असर नहीं कर रही। छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ज़रा सा बुखार हुआ, फ्लू हुआ, एंटीबायोटिक्स दे दी, फिर मैं कहूँगा इसे मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के बाद में आगे चलकर बच्चों पर दवाई का असर नहीं होता। एक तो ये बात, दूसरा एंटीबायोटिक्स को ज़ाया करने का क्या तरीका है? हम सब क्या देखते हैं, बोतल ऐसी फेंक दी डस्टबिन में, यानी वो ग्राउंड का हिस्सा बन रही है, वो ट्रैश का हिस्सा बन रही है, अगर हम उसे सिंक में बहा रहे हैं तो वो जिस तरह से सूरज का हिस्सा बन रही है, तो वहाँ पर भी बैक्टीरियाज तो है ना, वो फिर ताकतवर होते चले जा रहे हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि हमें अपनी बदलनी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और जो ग्लोबल लेवल पर ये AMR का मामला है, इस पर आज हम जरा डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर आफरीन शामिर ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बुनियादी सवाल, AMR एग्जैक्टली क्या है, इस पर अब जरा बात ज्यादा चूंकि होना शुरू हो गई है। AMR पे भी बात करेंगे। शेब, आपने तारीफ नहीं की, इतनी प्यारी सी खातून हमारे सामने बैठी है, एंड यू आर लुकिंग वंडरफुल। अब बात करें। Thank you so much. Thank you for having me today over here.
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। Okay. अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊँ तो एक हमारी दुनिया और एक जरासीम की दुनिया है। तो जरासीम जब एक नए माहौल में ग्रो कर रहे होते हैं या उन्होंने सर्वाइव करना होता है तो दे अडेप्ट टू डिफरेंट मेजर्स, और उनकी अडेप्टेशन का ये नतीजा निकलता है कि दे इवॉल्व विद टाइम। अब एक नया माहौल या मुश्किल माहौल इस सिचुएशन में है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का बेश बहा इस्तेमाल एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एंटीबायोटिक्स ने जरासीम को ख़त्म करना है और जरासीम ने अपने आप को बचाने के लिए उनके लिए नित नए तरीके इख्तियार करने हैं। बिल्कुल, ये जो नित नए तरीके इख्तियार करेंगे उसकी वजह से तमाम जो अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं ये गैर मौसर होती जा रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स बिहाइंड द एंटी माइक्रोबियल। अच्छा डॉक्टर आफरीनिश, एक बेसिक चीज़ कि क्या एक एंटीबायोटिक जब आप पे असर करना छोड़ देती है तो क्या तमाम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी? क्या तमाम एंटीबायोटिक्स एक ही तरह से उनका फंक्शन होता है? नहीं, एंटीबायोटिक्स की बहुत डिफरेंट क्लासेस हैं। एंटीबायोटिक्स जब बनाई जाती हैं उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली उनका जिसको हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कहते हैं। ओके, हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जब बनाई जाती हैं तो उनका जरासीम का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के हवाले से कभी जरासीम उसके सेल वॉल पे काम करती हैं, कभी उसके अंदर DNA के ऊपर काम करती हैं, कभी किसी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर काम करती हैं। तो डिफरेंट इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसी लिहाज से इनका मैकेनिज्म ऑफ और शेब ने जैसे स्टार्ट में कहा कि ओवर यूज, अंडर यूज एंड मिस यूज, ये तीनों चीज़ों को अगर आप ब्रीफली बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपने लेट सपोज आपको डॉक्टर्स ने 5 डेज कहा था, आपने 3 डेज यूज़ की, तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आएगा? और अगर आपने खुद से गाहे बगाहे खानी शुरू कर दी कि गला ख़राब है एंटीबायोटिक खा लो, वो किस तरह नुकसान दे? और अगर आपको डॉक्टर ने 5 डेज कही और आपने 7 डेज खा ली, ओवर यूज़ कर लिया, तो फिर आपको कैसे नुकसान पहुंचेगा? बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक की स्टीवर्डशिप के बारे में आपकी बात करना चाह रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें हम पेशेंट्स को बारहा ये ट्रेन करते हैं कि पेशेंट कंप्लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है कि अगर मरीज़ ने कम दवाई खाई या ज़्यादा दवाई खाई, अगर कम दिन दवाई खाएगा तो उसके जिस्म में जरासीम फिर भी मौजूद रहेंगे। जरासीम वो उस दवाई का टेस्ट लेते रहेंगे, उस दवाई का फ्लेवर लेते रहेंगे और एक टाइम आएगा कि वो उसके ख़िलाफ़ अपनी एवोल्यूशन या म्यूटेशन मैकेनिज़्म डेवलप करते जाएंगे। और अगर दवाई आपने मिकदार से ज़्यादा ले ली, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं या हमारी लैंग्वेज में इसको एडवर्स इफ़ेक्ट्स बोला जाता है, उसके भी लोग उससे भी असर पजीर हो सकते हैं। ओके, अब जब एंटीबायोटिक्स की हम बात करें उसमें ज़रा ये देखते हैं ना कि कुछ लोग ये कहते हैं जी मैं ये वाली एंटीबायोटिक नहीं खा सकता, ये मुझे सूट नहीं करती। अच्छा, खुद से वो डिसाइड कर लेते हैं ना, सूट नहीं करती, चक्कर आते हैं मुझे, कुछ भी, ये क्या होता है? अच्छा, ये जो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द मेन इशू इन द कंट्री राइट नाउ। गूगल हम सबका डॉक्टर है, सब वहाँ से देख के दवाइयाँ अपने लिए प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, अपने लिए सजेस्ट कर लेते हैं। और एक ये बड़ा ट्रेंड है, घर में अगर मेरा गला खराब है और मेरी बड़ी बहन का भी गला खराब है, सेम दवाई खानी है भाई, तो वो कहेगी मैंने ये दवाई खाई थी तो तुम भी ये दवाई खा लो। नॉर्मली कोविड में तो हम देखते हैं कि एक ही एंटीबायोटिक ना डॉक्टर साहब सारों को दे रहे होते हैं और पेशेंट्स भी समझते हैं दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। ये जो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसने काफ़ी ज़्यादा हार्म किया है इस पूरे इशू को, AMR को। बची हुई दवाइयाँ घर में इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, जो दूसरा खा रहा है जिसके सिम्टम्स आपको अपने से करीब लग रहे हैं, आप वो दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट नोइंग द थिंग कि ये दवाई आपको एक प्रॉपर मालिज के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं, उसके मशवरे से दवाई इस्तेमाल करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो दूसरे के साथ पैच करते हैं। तो इस सेल्फ मेडिकेशन ने AMR को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अद्वियात का बेबहा इस्तेमाल है, इनजुडिशियस यूज़ है, छोटा सा गला भी ख़राब है। मोस्टली हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, फ्लू जैसे ही नहीं शुरू हुआ सब ने जाके एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दी। तो एंटीबायोटिक्स का वो इस्तेमाल बैक्टीरिया को एक्सपोजर होता चला गया, एंटीबायोटिक सिलेक्शन प्रेशर है और बैक्टीरिया इवॉल्व होते चले गए और साथ साथ ये रेजिस्टेंस। डॉक्टर आफरीनिश, क्या एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के लिए टेस्ट प्रूवन होना लाजमी है आपकी किसी भी कंडीशन का, या डॉक्टर देख के भी बता सकते हैं कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है? अच्छा, ये बहुत ही टेक्निकल और बड़ा अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर के पास जब एक मरीज़ आता है तो मरीज़ का ये डॉक्टर का ये होता है कि उसको इलाज करना है, उसको प्रॉपर दवाई देनी है। एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एम्पिरिकल ट्रीटमेंट की। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट वही दवाई है जो डॉक्टर ने मरीज़ को एट द टाइम ऑफ उसके फर्स्ट विजिट पे उसको सजेस्ट करनी है। तो वो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट की जो उसको जो हेल्प है, जो गाइडलाइन है, वो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि हम डिफरेंट इदारों से सीखते हैं और जो हम करते आ रहे हैं। तो
एक एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है, और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट के बाद हम डॉक्टर कहते हैं कि आप एक लेबॉर्ट्री का टेस्ट करके आएँ। ओके, ठीक है, लेबॉर्ट्री के टेस्ट में आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो मरीज़ इज़ नॉट गोइंग टू वेट कि भाई मेरा तो अभी तेज़ बुखार है तो आप मुझे कह रहे हैं पहले टेस्ट करा के और फिर दवाई शुरू करूँगा। तो मीनवाइल दे स्टार्ट विद द एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, लेकिन साथ साथ दे वेट फॉर द लेबॉर्ट्री टेस्ट। अब लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद दिस इज द स्टीवर्डशिप कि डॉक्टर को चाहिए कि वो या तो दवाई को एस्केलेट करे या डी एस्केलेट करे, या बढ़ाए या कम करे। बिल्कुल ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू दैट लेबॉर्ट्री रिजल्ट, ही और शी शुड बी द वन हु शुड बी टेलिंग द पेशेंट कि भाई अब आपकी ये जरासीम आपके जिस्म में निकले, आपको ये दवाई सूट करेगी, ये दवाई यानी आप बात करें कल्चर की, कल्चर का टेस्ट आप कराएंगे तो मालूम होगा पूरे लिस्ट के साथ कि अच्छा ये बैक्टीरिया है, अब इसके अगेंस्ट आपको ये एंटीबायोटिक लेनी है। क्योंकि हम भी देखते हैं ना कि आप अगर टेस्ट नहीं करवा रहे, खुद से ले रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात ये भी कि ब्लड कल्चर अगर आपने करवाना है तो ये बड़ा अहम होता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो फिर आपने कल्चर नहीं कराना। कितने दिन का गैप होना चाहिए ब्लड कल्चर के टेस्ट में और लास्ट एंटीबायोटिक की डोज में? एंटीबायोटिक्स को ख़त्म मतलब जिस्म से आपके नहीं होना चाहिए जब आप एंटीबायोटिक आप कल्चर का टेस्ट करा रहे हैं, तो एक दिन का फ़र्क होता है। एक दिन का फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी, कोविड में हमने ये देखा, कोरोना इज़ अ वायरस, लेकिन हमने खाई है एंटीबायोटिक्स। है वो वायरस, खा हम रहे हैं एंटीबायोटिक्स, हमने क्या किया? ये हमने बहुत नुकसान किया अपना, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो वी आर रियली वरीड ऑन दिस थिंग। टाइफॉइड हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और हम तो टाइफॉइड की ऐसी किस्म की तरफ जा चुके हैं जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन कहलाती है। ओके, और ये कोविड की वजह से हुआ है? एक पहले से एक सिचुएशन में आपको स्टोरी बता रही हूं कि ठीक है। एक टाइफॉइड की सिचुएशन हमारे पास बड़ी कॉम्प्लेक्स मौजूद थी। उसके लिए जो लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद थी वो एजिथ्रोमाइसिन थी और मीरोपेनम, कार्बापेनम। जी जी। एजिथ्रोमाइसिन का बेशबहा इस्तेमाल हुआ है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। इसका मतलब है उसका भी अब हम वी कैन नॉट से राइट नाउ, बट टाइम इज गोइंग टू टेल इन अ वेरी फ्यू डेज कि क्या आउटपुट आता है। और डॉक्टर अफरीनिश, कोविड से पहले मैंने कई लोगों में देखा, कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम्स टाइफाइड होता है, और कुछ डॉक्टर्स ने ये भी रिकमेंड किया कि अगर आप वैक्सीन लगवा लें तो आप 1 साल के लिए एटलीस्ट सेफ हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर्स एंड ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल दे प्रमोट दिस थिंग कि आपने एक तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में बड़ा कुछ केयरफुल रहना है, साथ साथ अपनी वैक्सीनेशंस आपने कंप्लीट करानी है। वैक्सीनेशन आर अ वेरी गुड मेजर फॉर द प्रिवेंशन। जब आप वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो देयर आर लेस चांसेस दैट यू गेट एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, एक वो गलत प्रैक्टिस है जो हम एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, मिस यूज़ ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जिसका हमें ज़ाती तौर पे नुकसान तो हो रहा है कि अगर हमने एक स्पेसिफिक किस्म के एंटीबायोटिक्स का बहुत इस्तेमाल किया तो अब अगर वो बैक्टीरिया है तो हमें उसके लिए कोई और एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। एक है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो रेजिस्टेंट हो चुका है। अब अगर वो आएगा, भले हमने एंटीबायोटिक्स पूरी ज़िंदगी में ना खाई हो, लेकिन हम खाएंगे भी तो भी असर नहीं होगा। दोनों में से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़्यादा कौन सा है? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। अब जो हम AMR को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। ओके, वन हेल्थ कहलाता है कि एनिमल, ह्यूमन और एनवायरनमेंट सेक्टर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है। और इन तीनों में रेजिस्टेंट जरासीम की ट्रांसमिशन होती रहती है, और एनवायरनमेंट इज़ द थ्रेट मल्टीप्लायर। एक आसान ज़बान में आपको बताऊं कि ये जितनी भी एवोल्यूशन है, ये जो जरासीम एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, इन द सीवेज वाटर, मेनली इन द सीवेज वाटर। तो एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया वो दे गेट कनेक्टेड कि भाई यहाँ पे मुझे ये एंटीबायोटिक का प्रेशर आ रहा है, और इनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अपने एक्वायर करते हैं। तो एनवायरनमेंट का रोल तो बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट रोल ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो चीज़ हो चुकी है, डैमेज इज डन, इट कैन नेवर बी अनडन नाउ, राइट? इट कैन बी through our efforts, through our collective efforts. It's not one person's job, it's a collective effort. आपको मैंने वन हेल्थ बताया, तो एनिमल सेक्टर वालों को अपने ग्रोथ प्रोमोटर्स के इस्तेमाल में बड़ा केयरफुल होना है। ह्यूमन सेक्टर में बताया तो डॉक्टर्स को अपनी प्रिस्क्रिप्शन में बड़ा पर्टिकुलर होना है कि लेबॉर्ट्री कल्चर्स के बाद एस्केलेशन या डी एस्केलेशन की तरफ जाना है। जो हमारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की कंप्लाइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट अपनी दवाई अगर 3 दिन कहा गया है तो अपनी दवाई को पूरा करें। मैंने बहुत देखा है मरीज की तबीयत जैसे ही 2 डोजेस के बाद बेहतर होने लगती है, टेकिंग द एंटीबायोटिक। और अच्छी एक तो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करने के साथ साथ अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छी डाइट से भी आप अपने जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर अफरीनिश, एक हेल्दी इंसान को अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए अगर आप ये बता दें, ये रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी,
कि मिनिमम से मैक्सिमम डेज कितने हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स खाने के, और उसकी मिकदार कितनी हो सकती है, मतलब एक इंसान की बॉडी कितना बेयर कर सकती है एक वर्स्ट कंडीशन में? देखिए ये इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये तो पेशेंट टू पेशेंट एग्जैक्टली पेशेंट टू पेशेंट इट वेरीज। पेशेंट का वेट, पेशेंट की कंडीशन, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशन, उसको कोई और बीमारी तो लाहक नहीं है, या वो कोई और अद्वियात तो नहीं खा रहा है जिसकी वजह से उसको इंटरेक्शन उनके चांसेस हों। तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इट वेरीज फ्रॉम इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन, डिजीज़ टू डिजीज़। तो यू कैन नॉट से राइट नाउ कि भाई इस बीमारी के लिए आपको 3 दिन लेनी है, 5 दिन लेनी है, 7 दिन लेनी है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अच्छा ये तो बात एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा हो रही है, बट चूँकि बात मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स की भी, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हम एल्डरली पेशेंट्स में भी देख रहे हैं आजकल किसी ऐसी वजह से, यानी अगर लंग्स उनके कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कोई और ऑर्गन उनका फेलियर की तरफ है, डेली बेसिस पर उनको स्टेरॉइड्स रिक्वायर्ड है, नहीं देंगे तो दिल कोलैप्स। स्टेरॉइड से भी मामला ख़राब होता है, उसकी भी रेजिस्टेंस पैदा होती है? स्टीरॉइड्स आपके इम्यून सिस्टम और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करते हैं, कम करती है, तो जिसकी वजह से आपको चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं, स्टेरॉइड उसको कम करती है? स्टीरॉइड्स आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करती है, मतलब ये कि उसको कम करती है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के। तो हम स्टेरॉइड्स क्यों देते हैं फिर? Steroids, they are the acute inflammatory, for the acute inflammatory response. They are needed for a very limited number of conditions. और जिन कंडीशंस के लिए दिया जाता है तो वो बड़े डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही होता है। डॉक्टर एनालाइज द सिचुएशन कि भाई ये अब इसमें इतनी नीड है, इसमें दी जा सकती है, इसमें नहीं दी। समझने के लिए व्हाट एग्जैक्टली स्टेरॉइड इज, जब बॉडी में जाता है तो क्या करता है? स्टीरॉइड इन्फ्लेमेशन को मैनेज करते हैं, मतलब ये कि इट कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन बट थ्रू अ वेरी डिफरेंट पाथवे। और वो इतना कॉम्प्लेक्स पाथवे है कि जिसके लिए डॉक्टर्स आपको मतलब दे हैव टू एनालाइज। मैं आपके टॉपिक से हट तो नहीं रहा, सब्जेक्ट से? इट इज अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक, हम छोड़ देते हैं इसको, लेट्स स्किप इट। ठीक है, वापस आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स पर ही, क्योंकि स्टेरॉइड्स पर हम किसी और दिन इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कि हम जैसे अब पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक ही नुस्खा पूरी फैमिली में सर्कुलेट होता है, और बहन का गला खराब था, 3 दिन खाई तो चलो मैं भी 3 दिन खा लूँ। एक वक्त में अगर आप लेट्स सपोज खा रहे हैं, वो आपको कितना डैमेज कर सकती है, और आइंदा आपको कितने वक्त तक नहीं खानी चाहिए एंटीबायोटिक अगर आपने एक कोर्स कंप्लीट कर दिया खुद से या डॉक्टर के कहने पे, जैसे भी 3 दिन 5 दिन खा लिया? देखिए, अगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। अगर आपकी इन्फेक्शन उससे कम्प्लीटली रिकवर हो गए आप उससे, तो यू डू नॉट नीड अ सेकंड कोर्स ऑफ। और अगर आप दरमियान में कहीं पे अपनी डोज को स्किप कर देते हैं, आपको नए सिरे से उतने ड्यूरेशन के लिए खानी होती है? नहीं, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट रेजीम, लेकिन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। ही मे और मे नॉट इंक्रीज अ नंबर ऑफ डोजेस फॉर अ फ्यू नेक्स्ट। अच्छा, और कभी ऐसे भी होता है डॉक्टर आफरीनिश के अगर टैबलेट से रिकवरी नहीं हो रही तो डॉक्टर आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? क्या वो बहुत हाई डोज होती है, और क्या वो टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं दी जा सकती? बहुत ही मज़े का सवाल है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये जो AMR का इशू हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर तो हम जरासीम को माइल्डर एंटीबायोटिक्स या फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर सकते होते तो तब हमें इस IV इंजेक्टेबल्स की तरफ ना जाना पड़ता। IV इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन। ठीक है, एक्सपेंसिव है कि दवाइयाँ कॉस्टली हैं। IV एंटीबायोटिक्स के लिए आपको डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, और आपको अस्पताल में उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ता है, या आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ती है कि वो घर आए। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल जो कॉस्ट इम्पैक्ट आता है, दैट इज ह्यूज। तो इसलिए बेहतर है कि ओरल मेडिकेशन, ओरल एंटीबायोटिक्स दे आर प्रेफर्ड, और IV एंटीबायोटिक्स दे आर गिवन, बट डिपेंड जब रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाए, जब मालूम हो कि ओरल से अब काम नहीं चलेगा। ओरल से अब ये रिक्वायरमेंट आपने बात रेलेवेंट की कि तभी बढ़ रही है क्योंकि AMR हम ऐसे जरासीम हम देखते जा रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट में कि जो इतने रेजिस्टेंट हो गए हैं, जो कि ओरल एंटीबायोटिक्स अब उनके लिए मानी ही कोई नहीं रखते। नाउ दे आर मूविंग, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आफरीनिश, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। हम मौजूद पर चूँकि हम जब एंटीबायोटिक से मुतालिक बात करते हैं, उसमें एक जुमला ज़रूर आपको कहूँगा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिससे मुतालिक हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कहता है जी आपने 5 दिन एंटीबायोटिक्स लेनी है, बस उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर दैट शुरू में कहते हैं नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं लेनी है आपने। इन कंपैरिजन टू दैट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने एक ही एंटीबायोटिक दी जाती है। तो यानी पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी कर रही हैं। मैं इसलिए बात करूँ कि मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक में, चूँकि उनका जो डैमेज हुआ हुआ है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है उस एंटीबायोटिक की। तो ये मैं फिर कहूँगा, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर
उसकी राय के मुताबिक आप मेडिसिन लें, और डोज इवन लें। जिसको हम पैनाडोल को बहुत लाइट सी मेडिसिन ना हम बंटीज की तरह खा रहे होते हैं, सुबह शाम, सुबह पैनाडोल खा लो, थकावट हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो आपको पता है 500 mg होती है वो भी, और वो कोई छोटी टैबलेट नहीं होती, लेकिन वो भी अगर आपको इतनी डैमेज कर सकती है इन लॉन्ग रन अगर आप खाते रहते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी डॉल ही कहे कि पैनाडोल खानी है तो फिर भी नहीं खानी भी, डॉल के बाद हमें बिल्कुल नहीं आना। मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बेबी ने पैनाडोल खाई। नहीं, बेबी के कहने में आपने बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, किसी की बातों में नहीं आना। इवन जो सादा से सादा टैबलेट या मेडिसिन आपको लगती है ना, आपने उसको भी अवॉइड करना। बिल्कुल। चलें जी, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, और जुम्मे की मुनासबत से हम कोशिश करते हैं कि एक मौजू का चुनाव करें। आज हमने जो ये भी बस लाइटर नोट ही कहा था कि अगर डॉल आपकी कह दे कि आपने दवाई खानी तब भी आपने नहीं खानी, डॉक्टर से पूछे खाना है तो नहीं। हम बात जरा करें कपल्स की, मियाँ और बीवी की। मियाँ और बीवी के एक दूसरे पर हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, हम सब इस पर बात तो करते हैं, लेकिन जितनी बात की जाए कम है, कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। एक बात मैं ऐड कर दूं कि हम हुकूक की बात करते हैं, फ़राइज़ की तो कभी बात ही नहीं करते ना। हमें लगता है कि हमारा फ़र्ज़ कोई नहीं, हमारा सिर्फ हुकूक है। हमें रियासत से भी हर चीज़ चाहिए, हमें जो ख़वातीन मैरिड हैं उनको शौहर से भी हर चीज़ चाहिए, लेकिन अपने फ़राइज़ अदा करने हैं मुल्क के लिए, घर वालों के लिए, वो हम भूल जाते हैं, उनके पीछे रह जाते हैं। वो एक शेर याद आ गया ना, उसने फ़कत स्कूल ही की बात की, ये ना बतलाया कहाँ रखी है रोटी रात की। जस्ट ऑन द लाइटर नोट आई मस्ट से। अच्छा जी, मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इमरान सिंधु साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने तो इस सीधे संजीदा मौजू में भी थोड़ी सी चुलबुली बातें कर दी, लेकिन हम वापस आपकी तरफ आते हैं। फ़राइज़ से मैं चाहूँगा कि आगाज़ करें। शौहर के क्या फ़राइज़ हैं, इस पे गुफ्तगू सबसे पहले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे कबल के मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, आपकी इजाज़त हो तो मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दारुल कराची के सदर जो हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जी। तो उनके लिए पूरे पाकिस्तान से इल्तिमास है कि दुआ फरमाएं, सेहत कामिला अता फरमाएं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो आजकल का जो मौजूदा निज़ाम है दुनिया का, उसके अंदर हुकूक़ और फ़राइज़ की जो तक़सीम है ना, वो इनफिरादी नौइयत पे की गई है, यानी इंसान को एक फ़र्द माना गया है। जो इकाई है, जो मॉडर्न लॉ है, उसमें इंसान को हक़ और इंसान के हर इंसान को एक फ़र्द माना गया है। ठीक। लेकिन जो हमारा दीन है ना, उसके अंदर ख़ानदान को एक इकाई माना गया है। इस्लाम की बुनियादी इकाई इंसान नहीं है बल्कि ख़ानदान है। ओके। और इसी से पता चलता है कि ख़ानदान जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। और जिस तरह किसी, ये भी मैं बताऊँ कि हुकूमत 5 दर्जों की होती है। पहली हुकूमत जो है ना, पहले जो हुकूक़ और फ़राइज़ का दायराकार है, वो एक ख़ानदान के अंदर शुरू होता है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली में शुरू होता है, यानी बड़े ख़ानदान में, फिर इस्लाम इसको मानता है। और अब इसकी बुनियादी इकाई जो है, इस ख़ानदान की बुनियादी इकाई जो है, वो शुरू हुई थी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को एक साथ दुनिया में भेजा गया था। ये नहीं कि पहले हज़रत आदम आए थे और बाद में हज़रत हव्वा आई थी। तो पता चला पहले हज़रत इंसान को नहीं भेजा गया, इंसान तो आए, लेकिन एक ख़ानदान को इस दुनिया में भेजा गया। तो अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव से या इस जाविये से चीज़ों को देखें, तो हर चीज़ की बुनियाद जो है ना, मियाँ बीवी ने डालनी। कायनात का पहला रिश्ता है ये। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने हिरारकी रखी है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, के मर्दों को औरतों की ज़िम्मेदारी दे दी गई है। और जब ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो पहले फ़राइज़ आएंगे या पहले हुकूक आएंगे? फ़राइज़ आएंगे। पहले फ़र्ज़ आ जाएगा। ज़िम्मेदारी क्या है कि उनकी जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स यानी नफ्सियाती ज़रूरतों का ख्याल रखना है, साइकोलॉजिकल नीड्स का, और उनकी रूहानी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। ये सब मर्द के ज़िम्मे है। जब वो अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो फिर वो अपने हुकूक तलब कर सकते हैं। बेशक। इंसान पहले किसी को रकम देता है ना, फिर उसके बाद तकाजा करता है कि आपने इसको ऐसी जगह पे खर्च करना। मुझे चूँकि एक सवाल आ रहा है, मैं जरूर चाहूँगा यहीं पर आपसे पूछूँ कि ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है मुफ्ती साहब हमारे इस माशरे में। शादी हुई,
शौहर बाहर चला गया कमाने के लिए, किसी और मुल्क में चला गया, किसी और शहर में चला गया। अब बीवी ससुराल में है, वो खुद बाहर है, ठीक है, वो कमाने के लिए गया, ख़ानदान के लिए गया, बीवी के लिए गया, बच्चों के लिए गया, लेकिन वो अपनी शरीक हयात से दूर है, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आ रहे हैं। इवन विद इन द कंट्री भी हम ये देखते हैं कि एक शहर में एक स्पाउस और दूसरे शहर में दूसरा, रीज़न जो मर्जी हो, रहनुमाई फरमाइए कि ये जो इतना कल्चर ये परवान चढ़ चुका है अलग रहने का, ये क्या? मैंने अर्ज़ किया, ये कल्चर इट इज़ समथिंग एलियन टू इस्लाम। जब शुरू इस्लाम के दिनों में हज़रत उमर ने फ़ैसला कर लिया था कि कोई भी फ़ौजी भी जो है वो 4 महीने से ज़्यादा अपने घर से दूर नहीं रह सकेगा। एक ख़ातून ने जाकर के जो हज़रत उमर से शिकायत की कि आप इतनी देर के लिए हमारे शौहरों को भेज देते हैं कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं अपने पॉइंट की तरफ और ये फिर मसला वही है कि जो आजकल का जो कॉमन लॉ है वो एक फ़र्द को इकाई मानता है, लेकिन इस्लाम पूरा एहतराम करता है कि ख़ानदान कैसे। और दूसरी बात यह है कि देखें, जो तरबियत है ना वो वालिद के ज़िम्मे भी है और वालदा के ज़िम्मे भी है। तो अगर वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेगा तो ये देखें, ये खाली गुनाह नहीं है, 3 कानून इकट्ठे टूट रहे हैं। एक तो हुकूकुल इबाद का कानून टूट रहा है, बिल्कुल ठीक, अगर वो फ़राइज़ अदा नहीं करेगा। दूसरा हुकूकुल्लाह टूट रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का हक़ है कि उसके बंदों के साथ फ़राइज़ अदा किए जाएँ। यानी वो जो अल्लाह की बंदी उसके घर में है, तो इस शौहर का काम यह है कि पहले अपने फ़राइज़ अदा करे और फिर बाद में अपने हुकूक का सही को तलब करे या उसका तकाजा करे। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात यह है, इसमें यह भी जानना ज़रूरी है, ज़िंदगी सिर्फ हुकूक और फ़राइज़ का नाम नहीं है, ज़िंदगी उससे बहुत बड़ी चीज़ है। हुकूक और फ़राइज़ तो किसी माशरे की, किसी ख़ानदान की, किसी मुल्क की, इस पूरी इंसानियत की बुनियाद है। अगर बुनियाद नहीं होगा तो माशरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। एक और बात जो बड़े सोचने की है वो ये है कि जब एक ख़ानदान शुरू होता है तो बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे बचपन से अपने माँ बाप का, पहली जो दरसगाह है वो माँ बाप का आपस का ताल्लुक़ है। और अगर बाप जो है अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा होगा तो वो खामोशी से अपनी औलाद को इस गुनाह सिखा रहा होगा और ये गुनाह जारिया बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो जायदाद के मामले हैं विरासत के, उसमें हमारी बच्चियों को शाज़ो नादिर उनका हक़ दिया जाता है, हालांकि वो इल्मुल फ़राइज़ में से है, यानी फ़र्ज़ है। और बच्चियों को ये कह दिया जाता है कि भाई इनकी शादी पर ख़र्चा हो गया, तालीम पर ख़र्चा हो गया, जो हमने देना था दे दिया। हालांकि वो तो बेटों की शादी पे भी हुआ, उनकी तालीम पर भी हुआ। जी हाँ। और जबकि इस्लाम के अंदर तो ये है कि ये जा कर के कमाए और बीवी को घर से बाहर देखने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। सही। उसका सर बहुत खूबसूरत आपने बात की कि जब वो कमाए तो बीवी को बाहर देखने की ज़रूरत ना हो। आप चूँकि आपने शौहर के फ़राइज़ की बात कर दी, अब हमारी ख़वातीन जो ब्याह के आती हैं, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन्होंने पूरे ख़ानदान, क्योंकि हम फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उनके ख़ानदान में उनका ससुराल भी शामिल हो जाता है, उनके देवर जेठ या नंदे जो लोग साथ रहते हैं। क्या उस खातून के फ़राइज़ में रहनुमाई फरमाइएगा उन लोगों की जो हमें देख रहे हैं कि उस खातून के फ़राइज़ में उन तमाम लोगों की ज़िम्मेदारियां खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की शामिल होती हैं कि उसने सबके कपड़े धोने, इस्त्री करने, खाना पकाना, ये सब काम करने, या ख़वातीन के फ़राइज़ में सिर्फ ये है कि वो अपने शौहर के लिए ये सब काम करेगी, या उसकी भी पाबंदी नहीं है? इस पर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मैंने तो पहले ही अर्ज़ कर दिया, बीवी का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने शौहर के कपड़े धोए, ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन फिर मैंने साथ ये इस बात की भी का इयादा किया और मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि ज़िंदगी सिर्फ फ़राइज़ और हुकूक के ऊपर नहीं गुजारी, बहुत आगे की बेशक कुछ चीज़ें हमारी अब सारा बीवी से सारा वक्त मुस्कुरा के बात करना ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सवाब है। लेकिन कितना बड़ा सवाब, कितना बड़ा सवाब। माँ बाप की खिदमत, इसको हमेशा जो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बेस मिनिमम लेवल पे होती हैं। जैसे कि आप किसी दफ्तर में जाके काम करते हैं, आप यहाँ पे पीटीवी में आते हैं, तो आप एक टाइम से एक टाइम तक रहना फ़र्ज़ है, अपने आप को इधर अच्छी तरीके से बात करना फ़र्ज़ है। लेकिन क्या आप इस इदारे को सिर्फ फ़राइज़ की हद तक देखते हैं या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा माइल भी जाते हैं इस इदारे की बेहतरी के लिए? इसी तरीके से मियाँ बीवी के अंदर जब रिश्ता बन जाता है तो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है ताकि ख़ानदान तरक्की करे।
जिस तरह कोई बॉस जो है वो इंक्रीमेंट्स देता है, तोहफे तहफ़ देता है, मोटिवेशन करता है, तो ये एक दूसरे की मोटिवेशन के ऊपर भी इंसान को मियाँ बीवी को सोचना चाहिए। यानी फ़राइज़ के साथ साथ छोटी छोटी नेकियां हैं जो आपकी ज़िंदगी में फ्लेवर ऐड करती हैं। जी, और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताता हूँ, अकीदे के सवाल जवाब के बाद जो हुकूकुल इबाद में पहला सवाल होना है, देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो पहला सवाल होना है वो मियाँ का बीवी के बारे में होना है और बीवी का मियाँ के बारे में होना है। यानी अगर इधर ही फेल हो गया आदमी तो क्या होगा, और होगा क्या, बीवी से पूछा जाएगा और मियाँ से भी पूछा जाएगा तुमने इसके साथ ये किया। जब वो उसकी तौजीह पेश करेगा नहीं मैंने नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसके मुंह पे ताला लगा देंगे और फिर वो आज़ा बोलेंगे जिस आज़ा से अजियत पहुँचाई गई, जो हक़ अदा नहीं है। अगर 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 शौहर ने अपनी बीवी को के ऊपर नाहक जुल्म किया हो, उसका हक़ अदा ना किया हो, उसके साथ बेजा सख्ती की हो, और इस्लाम में सख्ती की जो ताबीर है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो जो कुछ कुरान की आयतें हैं वो बहुत ख़ास कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही ख़ास गुनाह हो तो फिर वो एप्लीकेबल होती हैं। उसकी भी एक रीज़न ये है ताकि उसको बाहर उसकी इज़्ज़त रहे, उसका बाहर पर्दा रहे, बाहर उसको कोर्ट के अंदर ना जाना पड़े, काजी के पास ना जाना पड़े। तो किसी दर्जे में किसी बहुत बड़े गुनाह के वजह से थोड़ी सी सख्ती की इजाज़त है, क्योंकि शौहर उसका हाकिम भी है एक तरह से, यानी उसके ऊपर कव्वाम भी है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो रिश्ता ख़राब होता है ना मियाँ बीवी का, वो ग़ीबतों से होता है, वो ग़ीबतों से होता है, वो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयों से होता है। और आजकल की टेंडेंसी ये है कि बीवियां जा कर के अपने मैके में अपने शौहर की बुराई करती हैं और शौहर जा कर के अपने घर में अपने बड़ों के साथ बुराइयां करता है। इसमें ये खामी है, ये बुनियाद होती है किसी चीज़ को ख़राब करने। और ये बड़े आसानी से और कहते हैं ना मन समता न जा, कि जो दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें घर की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, घर की रब्बुल बैत अरबी में कहते हैं, रब्बुल बैत किसी, रब्बुल आलमीन तो ऊपर है ना, रब्बुल बैत हाउस वाइफ कहा जाता है, यानी घर का रब एक मजाजी कॉन्टेक्स्ट में अंदर, वो रब तो नहीं बनता लेकिन एक मजाजी कॉन्टेक्स्ट। मजाज से मुराद ये है कि तरबियत गाह, पहली तरबियत गाह। बीवी का सिर्फ एक बहुत बड़ा फरीज़ा जो है जो उसको कि औलाद की तरबियत ऐसी करे कि बाप का एहतराम करने वाला, कभी भी अपने एक्शन से अपने अपने अपनी अपने बातों से ये ना लगने दे कि शौहर जो है घर का बड़ा नहीं है, वो कव्वाम नहीं है घर का। तो ये बैलेंस है। उसका काम ये है कि उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे तो उसको कभी भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े। और इसका काम ये है कि इसको भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े, किसी अजनबी के पास ना जाना पड़े। तो ये घर है, ये हमारा घर है, ये इस्लाम का घर है। इस्लाम शुरू ही घर से होता है। आप देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ईमान कौन लाए? हज़रत खदीजा। अब मैं आपको एक और सुनाता हूँ। देखें, दो शख्स, ये ज़रा कैसी सी बात है, ज़रा इंटरेस्टिंग बात है कि दो शख्स अशख़ास के बारे में आया कि उनको दोहरा सवाब मिलेगा हर अमल का। एक वो यहूदी और वो ईसाई जो इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वजह यह है कि वो यहूदी जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते हैं और ईसाई जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते हैं। उसकी तफसील में नहीं जाते कि उनके ईमान में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद वो जब उस ईमान के साथ जब वो मुसलमान हो जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आते हैं, तो दो अंबिया के ऊपर ईमान लाने का वो होता है। तो ये शख्स जो है इसको दोहरा सवाब मिलेगा। इसी तरीके से ज़रा गौर करने की बात यह है कि एक वो शख्स जिसके पास कोई ग़ुलाम है या बांदी है, और देखें ना, बांदी का दर्जा आधा होता है बीवी से। जब वो उसको दीन सिखाएगा, उसके साथ मोहब्बत करेगा, उसके साथ उल्फत करेगा, अपनी बांदी के साथ उसका ख्याल रखेगा, तो उसको भी दोहरा अजर है। उसके साथ ज़्यादती नहीं करे, उसका भी दोहरा। तो सोचें, जो बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक़ करेगा तो बीवी का तो दर्जा उस बांदी से
कई गुना ज़्यादा। तो इस जाविये से हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि ये हुकूक और फ़राइज़ तो अपनी जगह पे, इस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या हुकूक है, साथ ही साथ हमें अपनी नेकियों को, अपने अमाल को भी बेहतर बनाना चाहिए और ये बिल्कुल हमारी बेसिक जो तरबियत होती है उसका हिस्सा होते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत सी बातें और हो सकती थी लेकिन इंशाल्लाह आइंदा दोबारा आपको ज़हमत देंगे, भी वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही। एक शख्स के हुकूक दूसरे के फ़राइज़ होते हैं और दूसरे के फ़राइज़ पहले शख्स के हुकूक होते हैं और इन्हीं चीज़ों से ज़िंदगी हमारी बनती है। और जो मुफ्ती साहब ने कहा ना कि बुनियादी मसला शुरू होता है गीबत से, तो शौहर और बीवी को एक दूसरे का पर्दा कहा गया है। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर ना भी ये रिश्ता चले उसके बाद भी ये हुक्म है कि पर्दा रखना। बिल्कुल, और ये ताहयात हुक्म होता है कि आप एक दूसरे का एहतराम आप पे सारी ज़िंदगी के लिए लाजिम है। हम सुबह पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो गया लेकिन जाते जाते नाते रसूल मकबूल आपकी खिदमत में पेश करेंगे कारी मोहम्मद ताहिर साहब। की ज़ात खुशबू मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू, कदम मुबारक मेरे नबी के जहाँ जहाँ दो से तो लगे हैं, कदम मुबारक मेरे नबी के